चलो चलो सब माहौल बना लेते हैं पढ़ने का यार। लाइट वेट बंद कर, वेरी इंपॉर्टेंट। 12 से 12 नंबर के आसपास का देखने को मिलता ही मिलता है पेपर के अंदर यूजुअली। और इस पार्ट में, इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये थोड़ा सा डिवाइडेड चैप्टर है। गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट के अंदर, और एक हमारे पास एरिया आता है अदर एंटिटीज ऑडिट। तो इस चैप्टर का बेसिक प्रिंसिपल सिर्फ हमारे को सीखना वो इतना था कि हमें ये जानना पड़ता है कि हर किसी केस में ना ये 5 एरियाज हमें चेक करने बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको मेजर पॉइंट्स बोला जाता है कि आपको कोई भी ऑडिट करना होगा अपनी लाइफ में कभी भी, तो ये 5 एरियाज इस तरीके से हमारे पास है कि आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसके बेसिस पे आपके आंसर की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं ये वाली क्लास जब तुम लगाओगे तब तुम्हें बहुत डिटेल में कवर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ मोटा मोटा ताकि तुम्हारा थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझने से वापस जा रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो भी कंपनी बनेगी, अगर गवर्नमेंट कंपनी बनती है उस पर कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लगते हैं। एनजीओ बनेगी, अगर हमारा कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनता है, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके की नेचर वाली एंटिटीज हैं जिनका ऑडिट करना पड़ेगा, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन जानना पड़ेगा। बहुत सिंपल एग्जांपल आज जो सीखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब बात करेंगे, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में जो भी रूल्स जो भी रेगुलेशंस लिखी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर लिखी है। तो वो एक्ट के बारे में, एक्ट क्या बोलता है, रूल्स क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस क्या बोलते हैं, बायलॉज बोला जाता है, बायलॉज क्या बोलते हैं, वो सब हमें इस फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। और उसके बेसिस पे जब मैं आंसर लिखने लगूंगा, मेरे कम से कम 1 से 2 पॉइंट इस वाले एरिया से निकल के आएंगे। उसके बाद हर किसी केस कंपनी के अंदर कोई उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, उसके ऊपर एक पॉइंट बनेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या फॉलो करनी है, उसके ऊपर एक सिस्टम होगा, फिर वो पॉइंट बनेगा। गाइस, स्क्रीन शेयर है नहीं है? आई थिंक नहीं होगी, मैंने करी। अब स्क्रीन शेयर है ना? आकांक्षा मानिक, स्क्रीन क्लियर है ना? ठीक है, हाँ चलो। तो सर उसके बाद उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो फॉलो हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन है या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में रिसीट्स और एक्सपेंडिचर एक ही पॉइंट में काउंट होता है, वैसे इसमें मैं 5 बोलता हूँ। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में, एक एक पूरी की पूरी एंटिटी में क्या कहां से पैसा आता है और कहां पैसा लगता है, ये सारे पांचों एरियाज के ऊपर बस आपने माइंड में यही लेके जाना है। जब आप चैप्टर 9 का आंसर लिखने जाए, आपको बस इन 5 डेरिवेशन के अंदर क्या करना होता है, आंसर लिखना होता है। बच्चा कंफ्यूज इसलिए होता है, वो हमेशा क्या कोशिश करता है कि मैं गवर्नमेंट ऑडिट के 10 पॉइंट माइंड में बिठा लूं, एनजीओ के 10 पॉइंट माइंड में बिठा लूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के 10 पॉइंट माइंड में डाल लूं। अगर आप इतने सारे पॉइंट्स को माइंड में डालने की बात करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास टोटल 21 एंटिटीज है, 105 पॉइंट हो गए। अगर मैं 5 पॉइंट के हिसाब से सोचता हूं, इतना आसान होता तो बात ही क्या थी 105 पॉइंट याद रखना। आपने ये याद रखना, इस पैरामीटर्स को लिखो साइड में जल्दी से, और इसके अंदर अंदर अपना अपना पॉइंट भर दो। इसी वजह से इन तीन जो पहले जो दोनों पॉइंट है, इसके हम पर्टिकुलर पॉइंट्स बोलते हैं। इसको इसको बोला जाता है पर्टिकुलर पॉइंटिंग। क्यों सर? क्योंकि इसका जब भी आपने लिखना है, इसका अपना एक पर्टिकुलर पॉइंट बने। कॉन्स्टिट्यूशन उस वाली एंटिटी का अपना कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में उसका होगा। जैसे मैं होटल की बात करता हूं, तो होटल में पिलफरेज उसका अपना एक क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि मेरे यहां से चोरी नहीं होनी चाहिए सामान की। अगर मैं क्लब की बात करता हूं तो एंट्री उनके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, कोई एंट्री ना कर जाए क्लब में फालतू में, गलत बंदा ऐसे कोई बंदा मेंबर बने बिना आ जाए। हॉस्पिटल की बात करता हूं तो बेड किसी ऐसे बंदे को ना चला जाए जिसको बेड लेना नहीं था, हमने बेड ऐसे दे दिया। तो हर किसी केस में उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उस एंटिटी के किसी एक वेरिएबल पे लगा होता है। हमें बस वो ध्यान रखना है कि हम उसका पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे लिखें। ये सारे पॉइंट्स आपके कॉमन है। अकाउंटिंग पॉलिसी सब में फॉलो होगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड सबको मेंटेन करनी है, उसकी रिसीट किसी की कोई, किसी की कोई। अगर स्कूल की बात करूंगा उसको बच्चे की फीस आती होगी, अगर हॉस्पिटल की बात करूंगा उसको पेशेंट से पैसा आता होगा। हर किसी की अपनी रिसीट्स होंगी, उसका अपना क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो अगर आपने ये 2 पॉइंट आपने रट्टा मारने का मतलब है ये 2 पॉइंट हमें याद करने हैं हर किसी एंटिटी के। बाकी चारों पॉइंट्स आपको अपने आप मिल जाते हैं पेपर में। तो आपका एफर्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में 40% होता है। अगर आपने ये पैरामीटर माइंड में बिठा लिया तो ये याद रखो, ये वाले पॉइंट आप लोगों के सामने खुद ही आ जाएंगे जब हम इस टॉपिक्स पे जाएंगे। तो ये वाली चीज सबसे पहले नंबर पे समझनी है। उसके बाद सर, गवर्नमेंट ऑडिट में बिल्कुल कवर नहीं करूंगा, तुम लोगों ने अभी तक करा नहीं है, उसको भूल जाओ। सीधा चलते हैं नीचे। कल हमने कवर करा था एक और टॉपिक, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज के बारे में, कि लोकल बॉडीज क्या होती हैं, ये भी क्लास से कवर हो जाएगा। आज हम जिस टॉपिक पे जाएंगे, जो तुम लोगों ने सीखना है, वो मेरे साथ है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, जिसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हमेशा गवर्नमेंट ऑडिट वर्सेस कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे चलता है। और लास्ट टाइम गवर्नमेंट ऑडिट आ चुका है, तो हाई चांसेस है इस बार कोऑपरेटिव सोसाइटी पेपर में दिखेगा। चलो जी, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सीखना सर इसके बारे में? बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो एमसीक्यू ड्रिवन है, बहुत सारे भर भर के एमसीक्यू पढ़े हैं इसके अंदर। एक ना एक एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू तो 2 मिनट में बन जाएंगे जब हम पढ़ने लगेंगे, और हमें वो सारे एमसीक्यूज याद रखने हैं। सुन लो, याद हो जाएंगे। पहला,
सर जब भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हो ना, इसका मतलब से शुरू करेंगे कहानी। इसका मतलब होता है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें पूरी की पूरी कहानी में वॉलंटरी एसोसिएशन होती है पर्सन की। खुद लोग, काफी सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, वो फॉर्म करते हैं टू सेटिस्फाई द कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स। आपकी बुक में सबके पास होगा, मार्क करना कर सकते हो, वहीं से कंटेंट है। मैंने अपना नहीं बनाया ताकि आप लोग मैच कर पाओ अपने मॉड्यूल से भी। ठीक है, बट हाँ जितना जरूरी है उतना लिखा है, बाकी सब हटा दो। तो सर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जाती है। सबका काम होता है कॉमन इकोनॉमिक सोशल कल्चर। सारे लोग मिलेंगे, अपनी अपनी बात बताएंगे, कितना पैसा चाहिए हम लोग को, सोशल लाइफ क्या चाहिए, कल्चरली हमें कितना स्ट्रांग बनना है। ये सारे लोग मिलकर एक बढ़िया सा क्या करते हैं, उसके एक नाम दे देते हैं ज्वाइंट ओनरशिप। कहते हैं यार एक ज्वाइंट ओनरशिप कर लो, जिसमें सबका म्यूचुअल बेनिफिट देखा जाएगा और सबका डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा। सबके पास कंट्रोल होगा, सबकी ओनरशिप होगी, सबका म्यूचुअल बेनिफिट होगा। जब भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी मिले, आप एक बेसिक सी डेफिनेशन हमेशा लिख के आगे कहानी शुरू करना, जितनी भी लिख सको। कोई एक दो लाइन भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद ये ना याद रहा तो बढ़िया, याद क्या रहता है, ये याद रहता है। Cooperative societies are business organization with a special mode of doing business by pooling together all means of production, eliminating middlemen and exploitation from the outside source। तो कहता है भाई सिंपल सी बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा बिजनेस होता है जो सारे मिलकर बिजनेस करते हैं, जिसमें सब कुछ पूल कर दिया जाता है। सारी प्रोडक्शन जो करनी है पूलिंग कर लो, मिडलमैन को जितना हो सके हटा दो ताकि चीजें सस्ती हो पाए, और लास्ट में जो भी तुम्हारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज है जो तुम्हारे को लगता है एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आउटसाइड फोर्सेज, उनको तुम्हें क्या करना है, कंट्रोल करके चलना है। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है अपने मेंबर्स के लिए, बहुत याद क्लियर रखना। अपने मेंबर्स का फायदा करने के लिए ही हम क्या फॉर्म करते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। मुझे और दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया में बाहर कोई भी लोग एग्जिस्ट करते हो, मेरा फोकस इस पे रहेगा, मेरे मेंबर्स पे। जिन उस वॉलेंट्री वाले लोगों ने, ये जो दिन पहले दिन आके जो मेरे साथ जुड़े थे, इनके लिए। ये सोचो किसी का इतना फायदा कराने लगे हम, एक टाइम पे हमने उनके लिए बैंक खुलवा दिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक भी खुले हुए। तो अपने मेंबर्स के लिए आपने बैंक खुलवा रखे हैं, अपने मेंबर्स के लिए आपने किसी वेंडर के साथ में ऐसे एग्रीमेंट कर रखे हैं कि भाई मेरे लोगों तक सामान जाना है, देख सस्ता दियो। अगर आप लोगों ने कभी कैंटीन का फॉर्मेट देखा होगा तो कैंटीन का फॉर्मेट ऐसे ही चलता है, यार देख यार सारे आर्मी वालों पे सामान जाना है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख। तो सामान सस्ता मिलता है आर्मी कैंटीन से। क्यों मिलता है? क्योंकि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करते हैं। आर्मी वाले लोग उनके मेंबर है, तो उन मेंबर्स के लिए वो ट्राई करते हैं मिडल मैन एलिमिनेट हो जाए, और मिडल मैन एलिमिनेट होगा तो अपने प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसी वजह से जो जो पूरी की पूरी आर्मी की कैंटीन की कहानी होती है, वो किसके बेस पे फॉर्म हुई हुई है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेस पे। उन्होंने एक अपनी कॉर्पोरेशंस बना रखी है, सामान सस्ता मिलेगा, सबसे पहले आपको दिया जाएगा। अगर आपके बाद बच जाता है तो जनरल पब्लिक के लिए लॉट किया जाता है। अभी उनकी ना लिमिटेशन लगी है, आप एक बार में 5 बॉटल्स लेके जा सकते हो, इसकी 2 ही बॉटल्स या 3 बॉटल्स मिलेंगी। वो इसलिए लगी हुई है ताकि सारे मेंबर्स को बेनिफिट मिल जाए। अगर उसके बाद कुछ बच जाएगा तो फिर वो जनरल पब्लिक के लिए क्या कर दिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सोसाइटीज अपने मेंबर के लिए पहले बनी है, उसके साथ में वो औरों की मदद करने के लिए काम करती है। तो सर याद क्या रखना है सर, ये गवर्न हुआ था बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, प्लस इसके साथ में अपना अपना स्टेट एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। पहला पॉइंट याद रखने वाला, इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 1912 में सोचो ये हमारे कब से हैं, जब हम देश आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले से बनी हुई सोसाइटीज हैं ये। तो इनके जो आपको रूल्स पढ़ोगे ना तब भी लगेंगे सर कितने पछताने रूल्स हैं यार, इतने पुराने रूल्स कौन थे। तो ध्यान रखना इसमें पुरानी बातें क्यों होती है, क्योंकि जब किसी ने लिखा था ये, वो टाइम क्या था, तब 1912 का टाइम था। तो कुछ बातें आज भी पुरानी वाली फॉलो करते हैं। इसका जो नया एक्ट बनाया है उसमें हमने क्या कर दिया, इसके आगे वर्ड लगा दिया यहाँ पे मल्टी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब जब बात होगी, पुराने जमाने की बात होगी 1912 की। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब जब बात होगी तो नए जमाने की बात होगी, क्योंकि उस पे एक्ट बना था 2002। तो 2002 में थोड़े से और थोड़े स्ट्रांग हो गए थे, थोड़ा विजनरी हो गए थे, तो उसको हमने उस तरीके से बनाया। आपको पता चलेगा क्या क्या पुरानी बातें हैं जब मैं आऊंगा। तो सर एप्लीकेबल स्टेट एक्ट का मतलब क्या है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी तो सारे इसी एक्ट के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन क्योंकि हर स्टेट में कुछ ना कुछ चीजें अलग अलग होती है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, लीगल इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो हाँ भाई, यूपी का स्टेट है तो यूपी का स्टेट जो एक्ट होगा वो जो बोलेगा वो फॉलो कर लेना, पंजाब का स्टेट है पंजाब जो बोलेगा वो फॉलो कर लेना। तो अपने अपने स्टेट वाइज जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे रूल्स भी लगते हैं वो आपको अपने स्टेट वाइज फॉलो करने पड़ेंगे, वो सबके सेम नहीं होंगे। कौन से रूल सबके सेम होंगे? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए रूल लिखे हैं वो सेम होंगे, ये वाले अलग हो सकते हैं। क्लियर है? पंजाब में बोला हुआ है कि भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, इससे ज्यादा प्रॉफिट अगर होगा तो यहां डोनेट करेगी। ये उनका अपना स्टेट का रूल है यार, वो उनको करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते ये तो है नहीं जी, यूपी वाली तो करती नहीं है, वो कहेगा हरियाणा वाली तो करती नहीं है, ये अलाउड नहीं है। आपका स्टेट जो बोलता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आपके सरकार के रूल है, सरकार को जाके लड़ो। ठीक है, पहला पॉइंट। सर उसके बाद में इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा वाला, ऑडिट एज पर सेक्शन 17 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। अब इसमें कुछ बातें आपको याद रखने वाली क्या है। जैसे ही आपके सामने कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम आए ना, थोड़ी सी आंखें मींच लेना ऑडिटर वर्ड से, और अपने माइंड में एक वर्ड ले आना, रजिस्ट्रार। क्या वर्ड लेके आना जल्दी से? रजिस्ट्रार। ये वाला बंदा होता है जो ऑडिटर ही होता है। लेकिन सोसाइटी कब बनी थी याद करो, 1912 में।
उस टाइम पे ऑडिटर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है ना। ब्रिटिश जनरल ने 1860 सदी में ब्रिटिश जनरल ऑफ इंडिया ऑडिटर आ गया था, लेकिन इस सोसाइटी के लिए ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी ऐसा उन्हें कभी लगा ही नहीं। तो जब उन्हें लगा नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पे जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, जो भी सोसाइटी को रजिस्टर कराता था उस बंदे को बोलते थे तू ही करता धरता है भाई, इसका तू ही रजिस्टर आ रहा है। तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा अगर आपको कोई भी मिलेगा पूरी की पूरी सोसाइटी में, तो क्या नाम मिलेगा उसका, रजिस्ट्रार नाम मिलेगा। क्या बात क्लियर है? रजिस्ट्रार भी ऑडिटर कवर होता है, हाँ। तो सर एक रजिस्ट्रार होता है, वो कौन होता है, पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इस बंदे को बोला हुआ है तू ही करता धरता हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तेरे को किसको लाना है तेरी मर्जी, तेरे को किसको निकालना है तेरी मर्जी, किसको लोन देना है तू बता दे, किसको लोन नहीं देना तू बता दे, क्या करने का तू बता दे, क्या नहीं करने का भी तू बता दे। सारी की सारी बात किसमें छोड़ी, तो एक हमेशा क्या होता था, एक सोसाइटी में कोई एक प्रधान जरूर होता है, जिसको जो कहता है मुझे सब पता है, वो जो सब पता वाला बंदा उसे क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार। वो क्या बोलते हैं, भाई इसको पैसे दे दे यार, ये मांग रहा है यार, इसकी बीवी की शादी है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, पैसा दे दे, वो कहता दे दो, इसको दे दो तो दे देंगे। वो कहेंगे इसको देना है, कहे नहीं नहीं ये खराब है बंदा, दारू उड़ा देगा, इसको मत दो, तो नहीं देंगे। तो कौन डिसाइड करेगा सारा कुछ, रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा। क्या बात क्लियर है, माइंड में ऐसे बिठाने से। रजिस्ट्रार शेल ऑडिट और कॉज टू बी ऑडिटेड बाय सम पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम थ्रू स्पेशल और जनरल और स्पेशल। तो सर अब रजिस्ट्रार का मन है वो खुद चाहे ऑडिट करना चाहे कर ले, क्योंकि तू करता धरता तू सब जानता, तो तू कर ले भाई ऑडिट, वो तू भी कर सकता है और कॉज टू बी ऑडिटेड, और तू किसी को लेके भी आ सकता है, किसी को ऑथराइज भी कर सकता है, जो चाहे तो जनरल ऑर्डर दे दे या स्पेशल ऑर्डर दे दे कि मैं ना करके मैं ये मिस्टर सीए को अपॉइंट कर रहा हूं, ये मेरे बिहाफ पे क्या करेंगे, मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करेंगे। तो पूरा का पूरा किसके पास है, रजिस्टर्ड के पास खुद भी है, साथ में किसी सीए को अपॉइंट करना चाहे तो वो करके उससे क्या करवा सकता है, ऑडिट करवा सकता है। क्योंकि ये पुराने जमाने की बातें हैं, इसी वजह से उस टाइम पे हमारे पास ना वो राइट नहीं था। जैसे 2002 आया ना, वहां पे क्लियर लिखा हुआ है एलिजिबल ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब हम 2002 में आ गए, मल्टी स्टेट में आ गए, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली, हम लोगों ने ले ली, ठीक है। क्योंकि ये 19 हमारी आया कब था, सी एक्ट 1949 में, ये उससे पहले की बात है। तो जब तक सी एक्ट ही नहीं था तो ऑडिटर को कौन पूछता था, कोई भी नहीं। तो इसी वजह से ऑडिटर जब पिक्चर में आएगा तब ऑडिटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। उससे पहले किसके पास है, ये रजिस्ट्रार के पास है। तो सर पहला एमसीक्यू पॉइंट आया यहाँ पे नीचे, ये एवरी रजिस्टर्ड सोसाइटी शेल बी ऑडिट एट लीस्ट वंस एवरी ईयर। एक साल में एक बारी ऑडिट कराना आप लोगों के लिए क्या है, कंपलसरी है, हर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। क्लियर, चलो जी सर ऑडिट के अंदर इंक्लूड क्या किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूं जो इसे अलग बनाता है। अलग क्या बनाता है सर, जब भी कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने की सोचे ना, एक ऐसा पॉइंट निकल के आता है जो सबसे एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट का है, उसे बोला जाता है एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि ये लोग आपस में एक वॉल्यूंटरी लोग बने हुए हैं ना, ये क्या करते हैं, ये कमेटी की तरह काम करते हैं। जैसे अभी जो हम क्या बोलते हैं इसको, वो डाल लेते हैं 5-5 हजार सारे मिला लेते हैं, क्या बोलते थे, किट्टी। ये किट्टी की तरह काम करते हैं। क्यों, इनको क्या है, हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर का भला करना है भाई, किस पे फंड पड़ा, तेरे पे खाली पड़ा, तेरे पे खाली पड़ा है, लाओ पूल बना दिया। अब किसको जरूरत है, तेरे घर पे शादी आ रही है, ये ले पकड़ फंड ले जा, तू काम कर ले। फिर वो दोबारा से फंड इकट्ठा हुआ, तेरे घर पे कुछ फंक्शन आ रहा है, ये ले जा। ये अपनी मेंबर्स की मदद के लिए बने, तो क्या करते हैं, पैसा बांटते रहते हैं। अब पैसा बांटने में प्रॉब्लम नहीं है, पर ये भी तो हो सकता है ना पैसा वापस ना आए, किसी को दे दिया, उसका कुछ बंदा आ गया, कुछ प्रॉब्लम होगी, पैसा नहीं देगा। इसी वजह से ऑडिटर को बोला जाता है भाई तो कुछ चेक करियो ना करियो, ये देखिए जो एग्जामिनेशन करके कि कुछ भी पैसा डेट में ओवरड्यू तो नहीं खड़ा, जो पैसा गया था ना वो विद टाइमली क्या आ जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि इनको मदद भी करनी है आगे लोगों की, तो पैसा वापस नहीं आएगा तो सोसाइटी मदद नहीं कर पाएगी, और वो बनी किस लिए, मदद करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमेशा क्या चेक करने का, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। कोई भी डेट ओवरड्यू खड़ा है, ऑडिटर को बताना ही बताना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि सर ये वाला डेट ओवरड्यू खड़ा है, जल्दी रिकवर करवा दो इसको। क्या बात क्लियर है, ये पहला पॉइंट। बाकी सारी बातें वही, एसेट चेक कर लियो, लाइबिलिटी चेक कर लियो, हर ऑडिटर करता है, ये कोई नई बात नहीं है। एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या करते हैं, फोकस किस पे होता है हमारा, सिर्फ ओवरड्यू डेट्स के ऊपर हमारा फोकस होता है। सर क्या इस रजिस्ट्रार के पास में कुछ पावर वगैरह भी है, बिल्कुल इसके पास बहुत बढ़िया बढ़िया पावर है। कुछ अनकंफर्टेबल हो रहे थे, कुछ पावर्स वगैरह है सर, बिल्कुल पावर्स वगैरह भी एक्सेस है क्या, इच्छा है ना सर, आगे कर लो कुछ जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो सर उसके पास ये कोई पावर और एक्सेस वगैरह भी, बिल्कुल सर इस बंदे के पास पूरा एक्सेस होता है किसका, बुक्स का। सोसाइटी की बुक्स मिलेंगी, अकाउंट्स मिलेंगे, पेपर्स मिलेंगे जो चाहिए, कोई सिक्योरिटीज कर रहे, कोई भी सिक्योरिटीज है उसकी वो भी मिलेंगी। और मैं क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है इंस्पेक्शन और कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। तो चार पांचों पॉइंट यहाँ लिखे, इतने बड़े पैराग्राफ को छोटा करके लिखा, आपने इतना ही लिखना है, एक्सेस टू बुक्स, अकाउंट्स, पेपर, सिक्योरिटी, जो चेक करना चाहे कर ले,
साथ में इंस्पेक्शन का राइट भी दिया भाई को और इन्फॉर्मेशन मंगाने का राइट भी दिया। किसी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी रजिस्ट्रार से चाहिए, कोई मेंबर से चाहिए, चुपचाप ले ले, तेरे को सारे राइट दिए हैं। मतलब एक रजिस्ट्रार के पास या वो जिस ऑडिटर को अपॉइंट करता है उसके पास में सारी पावर्स भी साथ में क्या हो जाती है, आ जाती है। तो हमारा मेन पॉइंट था एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर याद रखना था, और एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स याद रखना था। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है पेपर वाला, पहला पेपर का क्वेश्चन, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, किस बातों को ध्यान में रखूं जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने निकलूंगा, ये बता दे। तो हमने कहानी शुरू करनी है। मैंने खुद को बहुत बढ़िया सा ऑडिटर बनाया। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, सर सबसे पहले एक नाम तो यार ये हमने लिख रखा है, मतलब होते नहीं थे, इसी वजह से और लोग भी मिलेंगे। बट हाँ, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्वालिफाई करेगा एज एन ऑडिटर? बिल्कुल करेगा, हम लोग ये होते हैं। और दूसरा, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या याद रखना है, ये नहीं याद रखना, ये याद रखना है। ये ऐसी चीजें देखो पेपर में पूछनी नहीं चाहिए, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, लेकिन आईसी का भरोसा नहीं है तो हम कर लेते हैं, वैसे आता नहीं है। सर और कौन ऑडिटर हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? क्यों पढ़ना पड़ रहा है कोई और के बारे में? क्योंकि 1912 की बात है सर, ठीक है सर। पर्सन होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा, उस टाइम पे डिप्लोमा बहुत चलते थे। तो बोला कोई बंदे ने अगर गवर्नमेंट डिप्लोमा कर रखा है ना कोऑपरेटिव अकाउंट्स के अंदर या कॉपरेशन एंड अकाउंटेंसी के अंदर, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी कुछ चीजों के अंदर, अगर आपने कोई अच्छी लेवल की डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोगों को क्या अलाउ कर दिया जाएगा? क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। आप भी उसका क्या कर सकते हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है तेरे को समझ है कोऑपरेटिव अकाउंट्स की? वो कह रहा हाँ है। अगर तेरे को समझ है तो तू क्या कर ले, ऑडिट कर ले, चला के करवा दिया। और कोई भी पर्सन हु सर्व्ड एज एन ऑडिटर इन द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के कुछ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर कोई बंदा उसको ऑडिटर रहा है तो उसने अपनी लाइफ में सारा दिन देखी क्या है? कोऑपरेटिव बुक्स ही तो देखी हैं। तो अगर तूने कोऑपरेटिव बुक्स देखी है ना भाई, तो तेरे को भी क्या कर देते हैं, एलिजिबल कर देते हैं। तू भी चाहेगा तो क्या कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर सकता है। तो टोटल 3 लोग हमारे पास दिए गए हैं जो क्या माने जाते हैं, क्वालिफाइड माने जाते हैं। हम लोग खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोई गवर्नमेंट डिप्लोमा वाला बंदा जिसने अकाउंटेंसी एंड ऑपरेशंस में काम कर रखा होगा, या फिर कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी ऑडिटर सर्व कर रहा है किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, वो भी कोऑपरेटिव है। तो अगर आप कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हो ना किसी भी सूरत में, तो वो क्या अलाउड है, डेफिनेटली अलाउड। तो हो सकता है वो आपको 4 ऑप्शंस दे, एक ऐसा ऑप्शन दे जिसके बारे में कुछ और लिखो और एमसीक्यू में बताएगा हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ क्वालिफाइड ऑफ द ऑडिटर फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपने डी वाला क्या करके आना होगा, टिक करके आना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा और नॉट करके पूछा जाएगा आपसे पेपर में। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। दूसरा सर, बन गए हम बन गए भाई, खुशी हो रही है मुझे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मैंने बताया सब एक ही बंदा करता है पूरी गेम में। कौन? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार आएगा, मुझे अपॉइंट करेगा, बढ़िया। मैं क्या करूंगा, कंडक्ट करूंगा उसके बिहाफ पे ऑडिट। हाँ सर आप अपना काम नहीं करो, लाओ मैं आपके बिहाफ पे करके दे देता हूँ। फिर वो कहेगा जब मैंने तेरे को अपॉइंट करा तो रिपोर्ट भी तू मुझे लाके दी। मैं कहा ठीक है सर मैं आपको सबमिट कर दूंगा। अगर तू मुझसे रिपोर्ट लेगा तो मैं तुझसे क्या लूंगा, ऑडिट फीस। बिल्कुल सिंपल है। तूने मुझे अपॉइंट करा, मैं तेरे बिहाफ पे ऑडिट कर दूंगा। तू मुझसे रिपोर्ट मांगेगा, मैं तेरे से क्या मांगूंगा, सामने से फीस मांग। क्या बात क्लियर है? छोटी छोटी 4 बातें याद रखनी। चलो, इंपॉर्टेंट 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 पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे। सर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बताओ। तो पेपर में आने वाला मई 26 एमटीपी का, पता नहीं आरटीपी का क्वेश्चन है ये, और पेपर में फॉर श्योर है दिखने वाला है। इस अटेम्प्ट में अगले अटेम्प्ट में दिख जाएगा तुम लोगों को। सर बुक्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, तो अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा जो मैंने टॉप पे लिखी है, महाराष्ट्र एग्जाम्पल। ये एक्चुअली में ये जो बुक बनी है इसका मैं ये टॉपिक का मतलब बताता हूँ। ये टॉपिक का मतलब ना इन्होंने ऐसा कोशिश करा है बनाने की कि आप लोगों को सबसे बड़ी जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट करती है महाराष्ट्र में, उसके बेसिस पे बताया कि वहां कौन कौन सी बुक्स बनती हैं। इस माइंडसेट से बताया कि महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसे मैक्सिमम अगर ये रखना पड़ता है तो कोई भी और कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो उसे इससे कम ही चाहिए होंगी बुक्स, उससे ज्यादा तो चाहिए नहीं होगी। सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो महाराष्ट्र में अवेलेबल है उसके हिसाब से इस सेक्शन को क्या किया गया, बनाया गया कि वहां पे एक्चुअल में कौन कौन सी बुक्स हम मेंटेन करवाते हैं, ताकि अगर कोई भी बंदे ने कोई छोटा ऑडिट करना होगा तो हो सकता है उसको ये ना मिले, ये ना मिले, ये ना मिले। अगर बड़े से बड़ा ऑडिट होगा तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल में किसका रेफरेंस दिया जाता है, महाराष्ट्र का। इवन क्वेश्चन भी ऐसा, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जिसमें क्वेश्चन के अंदर खुद भी उन्होंने नाम मेंशन करा महाराष्ट्र का, लेकिन आप ध्यान रखना पेपर के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो महाराष्ट्र ना देके दिल्ली बोल दे। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमारे आंसर में कोई चेंज आएगा, द आंसर इज नो। हमारे आंसर को बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है, वो कोई भी हमारे को स्टेट बोले। बस माइंड क्या है, क्यों दिया ये बताने के लिए कि हमने महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ये वाला पूरा सेक्शन क्या किया है, डेवलप किया, विच मेक सेंस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना कि ये सर नाम क्यों आ रहा है और कोई नाम क्यों नहीं, माइंड में क्वेश्चन आता तो मैंने क्लियर कर दिया, इस वजह से ही क्वेश्चन दे रखा है। तो सर बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या कि यार सोसाइटी को कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के रखनी पड़ती है? मैंने कहा देख भाई सिंपल है, ऑल सम्स, जो भी तू मनी को रिसीव करेगा एक्सपेंड करेगा, जो भी तेरे पास पैसा आएगा या जाएगा, जिसे नॉर्मली बोलते हैं रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
वो मेंटेन कर लियो। मैंने कहा ठीक है सर जी। रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, कुछ आया तो रिसीट अकाउंट में, कुछ गया तो एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दे। फिर दूसरा, कोई भी सेल और परचेज करता है तो किसी भी गुड्स की, वो भी तेरे बुक्स में मिलना चाहिए। और एंड में जो तूने कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां बना रखी है, जो बिल्डिंग और जो लाइबिलिटी है तेरे नाम पे, वो सारी चीजों की तुझे क्या मेंटेन करके रखनी पड़ती है, बुक्स मेंटेन करके रखनी पड़ती है। सिंपल मतलब यहां से शुरू करेंगे, एसेट लाइबिलिटी हमेशा होती है, फिर हमने सेल परचेज मतलब पीएनएल अकाउंट में, उसके ऊपर हमने रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, जो भी आया जो भी गया उसका सारा हिसाब क्या होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट से मिल जाना चाहिए। मिल गया सब। क्या इसके साथ में कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स बच्चे मिस कर देते हैं लिखना? पेपर में जब 4 नंबर का आंसर बनाना होता है तो गलती क्या करते हो, ये वाला सेक्शन मिस कर देते हो। इसमें बहुत बढ़िया पैरा, उसके नीचे पैरा है बहुत बड़ा, अगर आप जाओगे इसको पार करने के बाद ये मिलेगा। उसके मैंने 4 पॉइंट्स। सर कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं क्या? हाँ भाई। क्या हमें पर्पस क्या, हमारा हमारा जो प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए एक ऑपरेटिव सोसाइटी के, सबकी फेयर पिक्चर होनी चाहिए ट्रांजैक्शंस की, डिटेल्ड में डिस्क्लोजर देना, ताकि हम बेटर क्या कर पाए, अंडरस्टैंडिंग अचीव हो पाए। तो हमें ध्यान रखना है ये जो बुक्स बनानी है इसका पर्पस क्या है। पहला, ये जो बुक्स बन के उससे प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बने, हर कोई जो फेयर पिक्चर बने हर किसी ट्रांजेक्शन की, सबका डिटेल्ड में डिस्क्लोजर किया जाए, ताकि हर किसी को जो भी इसको देखेगा उसे क्या आनी चाहिए, एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ये 4 काम हमें अचीव करवाने हैं, तब जाके हम बुक्स बनवा रहे हैं। वरना क्या फर्क पड़ता है बुक्स बनवाने से? क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि मुझे फेयर प्रेजेंटेशन चाहिए यार बुक्स की, सब कुछ साफ साफ दिखे। कोई भी मेंबर पढ़े बुक को तो उसे लगे अच्छा मेरी कंपनी ये कमाती है, ये हमारे लिए करती है, वाह कितनी अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो उसे क्या देनी है हमें, बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए क्या देने पड़ेंगे, अच्छे डिस्क्लोजर। अच्छे डिस्क्लोजर के लिए क्या चाहिए, फेयर पिक्चर चाहिए, ताकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छे तरीके से नजर आए। क्या बात क्लियर है? यस तीनों को। चलो मानिक आकांक्षा, एक बार मैं फिर भी तुमसे ही पूछ लेता हूं, अभी तक के लिए सही चल रहा है? थोड़ा पेस वगैरह हाई तो नहीं लग रही आप लोगों को? तो प्लीज मुझे बता दो एक बारी। इज एवरीथिंग गोइंग वेल टिल नाउ? ओके, ठीक है। यस ठीक है। चलो सर, उसके बाद में बहुत काम का टॉपिक मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट जो इसका एक्चुअल इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला है कि सर जब लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी, लार्ज नाम इसलिए दिया तभी महाराष्ट्र का रेफरेंस दिया था, उसे लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। इन केस ऑफ लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कहता है कि छोटी वाली बातों के लिए तो ये बुक्स भी काम कर जाएगी, लेकिन जब कोई लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आएगी ना राजा, तो ध्यान रखियो डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स एंड रजिस्टर भी मेंटेन करने पड़ेंगे तेरे को। ठीक है, जब बड़ी सोसाइटी की बात आती है तो बड़े लोगों के साथ में बड़ी बड़ी बातें होती है, तो इन लोगों के साथ में थोड़ी बड़ी बड़ी बातें होंगी। क्या क्या और क्या मेंटेन करना है ध्यान रखना, जब लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछेगा तब उनके साथ साथ वो तो चाहिए ही चाहिए, हर किसी केस में कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए। क्या चाहिए? पहला, तो सारे रजिस्टर चाहिए। सर कौन से रजिस्टर बनाने बता दो। पहला कैसे याद रखें, मैंने तो 2 पार्ट में डिवाइड करें, कुछ इनफ्लो के रजिस्टर बनाने हैं, कुछ आउटफ्लो के रजिस्टर बनाने हैं। इनफ्लो का मतलब सर जो कह रहा है जो भी तेरी डेली की कैश सेल्स होंगी उसका रजिस्टर अलग से बनाइयो। अगर तू कैश नहीं करता, वो कहता मैं तो क्रेडिट करता हूं, तो कह रहा फिर क्रेडिट के लिए कलेक्शन ऑफ डेटर का रजिस्टर बना लियो। जो डेटर सेल्स होंगी उससे पैसा आना है डेटर से, इसका रजिस्टर बना ले। कैश सेल्स है तो कैश का बना ले। मैं कहा ठीक है जी। और कह रहा लोन तूने बहुत बांट रखे होते हैं, तो बहुत लोन बांटता है, तभी तो मैं आया था ओवर ड्यू चेक करने के लिए। तो जो भी तूने लोन रिकवरी का एक रजिस्टर बना ले, जो जो पैसा आता जाएगा अलग से देखना है मुझे तेरे रजिस्टर के अंदर। मैंने कहा ठीक है सर, और बताओ। मैं कहा सर अगर मैंने लोन का पैसा जो आएगा दिखाना है, तो वो भी तो दिखाना पड़ेगा जहां दे रहा हूं। पता तो चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने कितना पैसा दिया, जब कोई रजिस्टर नहीं होगा। हाँ ये बात भी सही है, तो लोन डिसबर्समेंट का रजिस्टर भी बना ले, पैसा गया का यहाँ, पैसा आया का यहाँ। और लास्ट में कह रहा है कोई भी अदर तेरे को लगता है ना कॉलम में सब्सिडरी रजिस्टर चाहिए, तो उसको भी मेंटेन कर ले। अदर का बेनिफिट हमेशा छोड़ना चाहिए, कल कुछ ऐड करना पड़ेगा तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से मेरे साथ 5 रजिस्टर बनाने, 3 इनफ्लो वाले 2 आउटफ्लो वाले। इनफ्लो वाले कौन कौन से? पहला, कैश सेल करेगा तो कैश का रजिस्टर, क्रेडिट पे करता है तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर का रजिस्टर। उसके बाद तीसरा, लोन देता है तो लोन डिसबर्समेंट का रजिस्टर, लोन वापस आता है तो लोन रिकवरेबिलिटी का रजिस्टर। ये 4 रजिस्टर, उसके बाद में कोई भी अदर रजिस्टर। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा बनाना होता है। वर्ड क्या याद रखना है? लार्ज। जब लार्ज कोऑपरेटिव की बात करेगा तब ये आएंगे, वरना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का काम आपको कंफ्यूज करने का, हमें सारी कंफ्यूजन दूर करनी है। बस याद रखना पेपर से आपको चेक, वो वाली पूरी गाड़ी चेस की है, अच्छी एक चाल चलेगा, आपने समझना है वो चाल क्यों चली गई है। यहाँ पे वो जान के क्या करेगा, लार्ज नाम लिखेगा एक क्वेश्चन के अंदर। देयर इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहला वर्ड ही डाल देगा, बंदा उसे फोकस ही नहीं करता, बंदा कहता आगे बढ़ के आप पूछ रहे हैं, नीचे जाके देखूंगा। वो ऊपर ही पहले वर्ड में गेम चेंज कर देता है। अ लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज बीन क्रिएटेड इन मुंबई। आपने उसकी बुक्स बतानी है, बंदा कहता है अच्छा बुक्स पे आया है, और बंदे का सारा फोकस सिर्फ इतने पे चला जाता है। आपने कौन सा वर्ड मिस कर दिया स्टार्टिंग में? लार्ज हो। लार्ज की बात आएगी तो पॉइंट थोड़े से लार्ज हो जाए।
क्लियर है, याद रखेंगे सर। सर अब इतना सब करने के बाद में ध्यान रखना, डेली समरी टोटल्स विल बी ट्रांसफर टू द मेन कैश बुक। आपने जो डेली समरी आपकी बनेगी, ये सारा काम तो आप कर ही रहे हो, तो साल की पूरी रिकॉर्ड हो गया। जो डेली समरी बनेगी ना आपके टोटल्स की, वो आपने मेन कैश बुक के साथ में क्या कर देनी है, ट्रांसफर। मतलब डेली की जो कैश सेल होगी कैश बुक में चली जानी चाहिए, कलेक्शन आएगी कैश बुक में डाल देना, लोन गया कैश से निकाल लेना, लोन आया कैश में डाल देना। तो कैश हमेशा क्या कराएगा, डेली बेसिस पे क्या होगा, हमेशा मेंटेन किया जाएगा। क्या बात क्लियर है? कैश तो होता होता भी हमेशा किस बेसिस पे, डेली बेसिस पे मेंटेन। क्लियर है यहां तक? तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर आपका एक आंसर कंप्लीट होता है, विच इज बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर श्योर पेपर में 4 नंबर का देखने लायक क्वेश्चन भी है। चलो चलो, उसके बाद आप खेलेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू आ जाओ, बढ़िया बढ़िया भाई, मजेदार एमसीक्यू सिखाऊंगा। आओ सर, पॉइंट आता है जब हम फॉलोइंग पॉइंट्स की बात करते हैं, ऑडिट करने लगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो बात आती है क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है सर शेयर होल्डिंग के ऊपर। मैं इसमें आपको सेक्शन मैंने दिए जरूर है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन का कोई नंबर नहीं है इस केस में, छोड़ भी सकते हैं। सर रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, क्या कभी कोई रेस्ट्रिक्शन है शेयर होल्डिंग के ऊपर? भाई बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन है, सारी गेम ही आया। सर क्या मतलब? क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, पता क्या होगा, एक मेंबर कहेगा दूसरे को ओवर पावर करने के लिए कि मेरे पास तो पैसा आ गया, मेरे को 20% दो सोसाइटी का। मैं पैसा दे रहा हूं ना, आपका शेयर कितने का? सोसाइटी बोलेगी 100 रुपए का, अगर लाओ मैं 20,000 दे रहा हूँ, लाओ मुझे 2 शेयर, तो देने पड़ेंगे। तो इसी वजह से क्या कर दी उन्होंने, बोला नहीं भाई अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बंदा कहेगा मेरा 20% का शेयर है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा ना करो, मेरे को लोन पे इंटरेस्ट कम दो, ये करो वो करो, वो अपनी चलाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी मेंबर्स के लिए शेयर होल्डिंग पे, कि कोई बंदा किस परसेंटेज से ऊपर शेयर होल्ड कर ही नहीं सकता, ताकि सारे मेंबर हमेशा क्या रहे, एकजुट होकर काम करने लगे। बहुत बढ़िया काम करा। क्या काम करा, आओ से बात। वो कह रहा है वेयर लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, हर किसी मेंबर की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होनी चाहिए, उनके घर वालों पे बात नहीं होनी चाहिए, मेंबर को मेंबर तक रखना, उसका जो पैसा ले लो, उसके घर वाले मत छेड़ना, उसकी एक्चुअली पर्सनल लाइफ खराब कर दी आपने, ठीक है। तो वेयर लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, नो मेंबर ऑफ द सोसाइटी अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड द शेयर कैपिटल। क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, क्या कोई और रजिस्टर्ड सोसाइटी कितना भी शेयर होल्ड कर सकती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में? द आंसर इज यस। क्या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना भी शेयर होल्ड कर सकती है किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में? द आंसर इज यस। पर क्या कोई मेंबर कितना भी परसेंटेज होल्ड कर सकता है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में? द आंसर इज नो। क्या बात समझ आ रहा है? कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो कुछ भी शेयर होल्डिंग रखे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट जो अगर मेंबर कहता है तो मेरे को भी दे दो ना यार, राइट। मैंने कहा नहीं सर आपको नहीं दे सकते, आपको इतना बताया था आप क्या कर सकते हो। मैंने बोला बता, क्या कह रहा है, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर, जितना भी टोटल नंबर ऑफ शेयर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसका 20%, और ₹1,000 वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग विच एवर इज लोअर। आप इतना ही क्या कर सकते हो एज अ मेंबर, होल्ड कर सकते हो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। इससे ऊपर होल्ड करने की पावर किसको नहीं दिया, फिर से समझा रहा हूं, मेंबर को नहीं दिया, किसको अलाउड है, रजिस्टर्ड सोसाइटी को अलाउड है। एम आई क्लियर? तो सर इसका मतलब क्या है, मैंने एग्जांपल डाला है बढ़िया सा आप लोगों के लिए, ताकि आपको कहीं और बाहर ना जाना पड़े। सर 10,000 शेयर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, 10 रुपए के, तो मतलब 1,00,000 रुपए की शेयर कैपिटल। ठीक है जी, अब क्या लगाएंगे इसके ऊपर, ये वाला फॉर्मूला। वो कह रहा है 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो मतलब 10,000 का 20% कितने शेयर आ गए, 2,000। और ये 1,000 रुपए क्या लिए इनने, इसकी वैल्यू ली है। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें एक को तो वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। 2,000 शेयर 10 रुपए के होते तो कितनी वैल्यू के होते, 20,000 रुपए के होते। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है तो बच्चा भूल जाता है पेपर में करना, वो सीधा इस 2,000 को कंपेयर करके निकल जाता है। ये 2,000 शेयर है, ये 1,000 रुपए क्या है, वैल्यू है। तो वैल्यू पहले शेयर्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू में, और फिर वैल्यू टू वैल्यू कंपेयर करके विच एवर इज लोअर वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्या बात क्लियर है? चलो। तो सर वैल्यू निकाली 2,000 शेयर रुपए की, 20,000 रुपए की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा यहाँ गलती करता है पेपर में, इतनी चीजें ना ध्यान नहीं आती। लिमिट क्या चेक करनी है, लोअर ऑफ 20,000 और ₹1,000, विच एवर इज लोअर। तो कितना आ गया मैक्सिमम, एक बंदा कितने कर सकता है, 1,000 रुपए तक के शेयर एक मेंबर को अलाउड है मैक्सिमम होल्ड करना। अगर मैं 1,000 रुपए शेयर के शेयर निकालना चाहूं तो कितने बनेंगे, द्वारा डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा उसको वैल्यू वाली से, तो कितने शेयर आ गए, 100 शेयर आ गए। सर एक बंदे को बोला मेंबर भाई तू 100 शेयर तक लेना चाहता है ले ले, अभी तूने 20 ले रखे हैं, 100 तक ले सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 ले रखे तो भी 100, 99 ले रखे तो भी 100 से ऊपर तो अलाउड होगा। 100 से ऊपर तभी अलाउड होगा जब हमारी शेयर कैपिटल बढ़ जाए। क्लियर है बात? तो मैक्सिमम आपके पास इतने शेयर्स आ गए, ये हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर एमसीक्यू। इससे पूरा क्वेश्चन आया है, पूरा 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स आया था, 2 पार्ट जोड़े थे, ये प्लस एक्स नेक्स्ट वाला। तो ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये आ गया हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर कैपिटल। उसके बाद सर
क्या कोई रेस्ट्रिक्शन लोन पे है? देखो ये सारे ना एमसीक्यू पॉइंट है, छोटे छोटे, कभी भी ट्रिगर हो जाते हैं पेपर में, बस सुनते जाना, याद हो जाएंगे। सर लोन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू नॉन मेंबर। सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ना अपने मेंबर को लेके किसी और का भला नहीं चाहती, वो कहते हैं नॉन मेंबर को हम कोई लोन नहीं देंगे, हम लोन किसको देंगे, सिर्फ अपने मेंबर्स को देंगे। ठीक है जी। पर एक्सेप्शन है सर इसमें, क्या? अगर तुम रजिस्ट्रार से बोल लो, अगर कोई बहुत जरूरी है यार कोई किसी को लोन देना, तो तुम रजिस्ट्रार अगर सैंक्शन कर देता है तो रजिस्टर्ड सोसाइटी क्या कर सकती है, ग्रांट कर सकती है लोन टू अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी की कहीं ना कहीं बहन ही होती है, तो उसे कहने आइए देख मैं हूं तेरी सगी नहीं, कजन सिस्टर, बट बहुत जरूरी है, पैसा चाहिए। तो आप रजिस्टर के अप्रूवल के बिना तो नहीं कर सकते, पर रजिस्टर के अप्रूवल के साथ में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी को क्या दे सकती है, लोन दे सकती है। क्वेश्चन क्या कंफ्यूज करेगा? रजिस्ट्रार का अप्रूवल मिल गया है और मिलने के बाद पता चला एक नॉन मेंबर को 5% का एक्स्ट्रा लोन इशू कर दिया, ऐसे बोलेंगे, ताकि आप लोगों को पता होगा हाँ 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 रजिस्टर के अप्रूवल से हो सकता है। पर ये याद रखना है कि रजिस्टर के अप्रूवल से हो किसको सकता है, सिर्फ रजिस्टर्ड सोसाइटी को हो सकता है। किसी नॉन मेंबर को आप देने निकल गए रजिस्टर का अप्रूवल लेके तो भी अलाउड, तो भी अलाउड नहीं। क्या बात क्लियर है? सारे कंफ्यूजन पॉइंट दूर करने हैं। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी की बहन होने के नाते पैसा लेना चाहेगी तो रजिस्ट्रार भाई का नाता निभा के दे देगा, अदरवाइज पैसा बांटा नहीं जाता। एम आई क्लियर? उसका शेयर होल्डर होना तो जरूरी नहीं है बस उसमें, मतलब। नॉन मेंबर का मतलब ये है जिसमें शेयर्स नहीं है। अच्छा ठीक है। मेंबर होगा तो शेयर ले सकता है, नॉन मेंबर का मतलब यही है कि वो कंपनी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्चुअली में लेना देना नहीं है। मान ले मैं मेंबर हूं, मेरा कोई मामे ताजे का लड़का है, वो कह रहा है कि लोन दिला दे, तो वो मेंबर तो है नहीं, तो मैं रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट, रजिस्ट्रार मेरी सुन लेगा, मेरा रजिस्ट्रार है, मैं कहूंगा भाई मेरे उसको लोन चाहिए, मैं गारंटर हूँ, मेरा बहुत प्यारा भाई है, दे दे थोड़ा पैसा। वो कहेगा ठीक है यार तू देख ले जो करना है, वो तो कह के चला गया, मुझे उसकी अप्रूवल तो मिल गई, बट मैं लोन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं है, रजिस्टर्ड सोसाइटी। समझ रहे हो? वरना हर कोई अपने रिश्तेदार को लोन दिलाने लग जाएगा। लॉजिकली सोचो कि यार मेरे नाम पे दे दे, मेरे नाम पे दे दे, मेरे नाम पे दे दे, किस किस को मना करोगे? इसलिए बोला गया रजिस्टर की अप्रूवल भी मिल सकती है, लेकिन रजिस्टर सोसाइटी नहीं होगी तो लोन देना अलाउड ही नहीं है। क्लियर? एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा काम का नहीं है, रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग। सर यहां तो लोन देने की बात हो रही थी, क्या आप किसी से लोन ले सकते हो? रजिस्टर सोसाइटी को बोला हाँ, वो चाहे तो लोन और डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, किससे? फ्रॉम द नॉन मेंबर। देख रहे हो लेने की बात आई तो क्या हो गया, कह रहे हाँ हाँ ले तो किसी से भी लेंगे यार, देने में प्रॉब्लम है, तो लोन और डिपॉजिट फ्रॉम द नॉन मेंबर्स इज आल्सो अलाउड। ये ऐसे पॉइंट है जो बच्चे को पेपर में ना यही नहीं आता रहा था, इसमें अलाउड था या उसमें अलाउड नहीं था, कंफ्यूजन नहीं करनी है। जब देने की बात आती है बहुत रेस्ट्रिक्शन हमेशा होती है देने पे, लेने पे कभी भी क्या याद रखना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो लेने की बात आएगी तो बोला रजिस्टर्ड सोसाइटी चाहे तो किसी से भी लोन ले सकती है, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो नॉन मेंबर हो, सब्जेक्ट टू, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझूंगा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से। आपका पॉइंट यही खत्म हो जाता है, प्रैक्टिकली सुन लेना मेरी बात। बायलॉज रेस्ट्रिक्शन और लिमिट प्रिस्क्राइब क्या लिखा समझना। ये जो बात होती है ना रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग, ये ऑन द पॉइंट की बात कभी भी नहीं होती कि तुम सोचो कि आज मैंने सोच रहा हूं आज लोन ले लेता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपने कभी लोन लेने के बारे में कभी भी सोचा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद में, तो पहला स्टेप आपको पता है क्या करना होता है, अपने बायलॉज में जाके ये पॉइंट यहां पे लगे आपने आर्टिकल्स में ऐड करना पड़ता है कि कल हो सकता है कभी मंदी आ जाए हमारी सोसाइटी के ऊपर, तो हम एक प्रोविजन आज ही छोड़ रहे हैं कि हम कल अगर चाहें तो कभी किसी से लोन लेना पड़ा तो ले लेंगे। ये बात आपको पहले से अपने बायलॉज में लिख के चलनी पड़ेगी, अगर आपने लिख रखी है तभी ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा, वरना ये वाला सेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। पता है? तो कभी कभी क्या होता है, अगर हमने कंपनीज को याद है, कंपनीज की कुछ बातें आर्टिकल और मेमोरेंडम में लिखी होती हैं तभी वो कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता, इवन इफ वो बातें अलाउड भी है, क्योंकि उसने कंपनी ने अपने किसमें नहीं लिखी, आर्टिकल्स के अंदर लिखी ही नहीं थी, अपने रूल्स में लिखी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बात है, एक्सेप्ट करना अलाउड है, ऑन द फेस अलाउड है, कोई मना नहीं है, बट तभी अलाउड है सब्जेक्ट टू अगर वो बायलॉज में लिखा होगा, उसने कोई रिस्ट्रिक्शन का आपने क्लॉज ऐड नहीं कर रखा होगा और कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी होगी कि कितने अमाउंट से ऊपर का हमने लोन लेना है या कितने अमाउंट से ऊपर का हमने लोन नहीं लेना। तो सिंपल बात क्या याद रखनी है, अगर कंपनी ने अपनी लॉज में लिखा हुआ है लेंगे तो ले सकते हो, नहीं लिखा हुआ तो नहीं ले सकते। जो पिछले पॉइंट में क्या है सर, अगर कि जो लोन हमने देने भी है। तो लोन देने हैं बट अपने मेंबर को देने हैं, उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो किसको दे रहे हैं हम, अपने मेंबर्स को दे रहे हैं, नॉन मेंबर को दे नहीं रहे या दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी को दे रहे हैं, उसके लिए किसका अप्रूवल लगेगा, इसका। तो ये डिसाइड कर लेगा इतना लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे चीजें आसान है, दिक्कत आएगी जब लेने की बात आएगी तो ले तो सकते हो, लेकिन लेने की जब बात आती है तो कहानी आती है कि कितना ले सकते हो, ये बातें आपको पहले से लॉज में लिखी हुई चाहिए। क्लियर है? तो बातों को बहुत ध्यान से लिखा हुआ है, किसी ने जिसने बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, वो बहुत ज्ञानी था, कोई ऐसे बंदा नहीं था, बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है ये एक्ट। ठीक है, पुराना है बट पुराने लोग थे बड़े काम। सर ये याद रखने नहीं है, भूल जाना, बस एक बार सुन लो मेरी बात। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स कि सर कहां कहां पे एक कौन है कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि अब मान लो आपके पास पैसा आया, कोई लोन नहीं मांग रहा आपसे, तो क्या पैसा पड़ा रहेगा? वो तो वेस्ट है पड़ा रहने वाला पैसा, तो क्या करोगे, एफडी करा दो कहीं जाके,
उसको यूज कर लो, कहीं तो यूज करो, कुछ तो इन्वेस्ट करो। तो वो पूछता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पूछा मेंबर्स ने, सर आप हमें बता दो ना कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम शेयर मार्केट में लगा दें जाके? फिर आप बोलोगे कि पैसा का लॉस करवा लिया तुमने, तो प्लीज हमें कोई पॉइंट्स बता दो कहाँ कहाँ पे मेरा पैसा लगाया जा सकता है। तो हमने उसको बताना है कहाँ कहाँ पे तेरे को पैसा लगाना अलाउड है। देखो वैसे 5 नंबर का बन सकता है, लेकिन पेपर में मैंने कभी देखा नहीं है, तो आता भी नहीं। सर कहाँ कहाँ पे फंड इन्वेस्ट करना अलाउड है? वही जो मैंने बोला एफडी, तो कह रहा देख यार क्या टेंशन है, जा। हमारा सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इतने कोऑपरेटिव बैंक खोल रखे हैं हमने, किसी भी बैंक में जाकर अपना पैसा रख दे सेविंग अकाउंट में, तेरा थोड़ा पैसा क्या होता रहेगा, बढ़ता रहे, सेविंग इंटरेस्ट ले ले, एफडी का इंटरेस्ट ले ले। मैं कहा ठीक है सर, और कुछ? कह रहा और भी तेरे को बेटर ऑप्शन देता हूँ, सिक्योरिटीज पे तू पैसा लगाना चाहे लगा ले, लेकिन हम ना कोऑपरेटिव सोसाइटी ना मेंबर्स के लिए बनी है, हम उनका पैसे का रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने बोला फिर बताओ क्या करूं? तो कह रहा है ऐसी सिक्योरिटीज में लगा जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर आती है, क्योंकि वो कौन सी वाली होती है, वो जिसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या होता है ऑलरेडी थोड़ा बहुत हाथ होता है कि इनका नुकसान नहीं होगा। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, उसमें नुकसान होने के चांसेस सबसे क्या है, कम है, लोएस्ट रिस्क है। तो बोला ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा लगा ले, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा ले, सबर्जिनिटी गोल्ड बॉन्ड्स ले ले, ऐसे कुछ बॉन्ड्स ले ले जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर आते हो, ताकि उसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए। इज इट मेकिंग सेंस? मतलब हम उन्हें ज्यादा क्या नहीं करने दे रहे, रिस्की नहीं खेलने दे रहे, बट क्या पैसा बढ़े भी ना ऐसा चाहते हैं हम, ऐसा भी नहीं चाहते। ठीक है, तो एफडी में लगा, कहीं भी लगा, सिक्योरिटीज में लगा जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर आते हैं, यहां लगा ले। फिर कहता है सर मेरे को तो नहीं, मेरे को करने शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर लेने। ऐसा नहीं सर, हम थोड़ा सा वो खेलेंगे। मैं कहा चल ठीक, अगर तेरे को लेने ले ले, पर किसके लिए हो? सिर्फ अनदर सोसाइटी के लेने अलाउड है। पहले तो पहला पॉइंट पहले याद रखना, शेयर लेने हैं, सिक्योरिटीज लेनी है, बॉन्ड लेने हैं, डिबेंचर लेने हैं, ले ले, पर किसके लेगा तू? अनदर सोसाइटी के, जिसकी क्या होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी भाई। अगर आपने एज अ सोसाइटी किसी के शेयर्स लेने हैं, आप ले सकते हो, पर ध्यान रखना आप लिमिटेड लाइबिलिटी के बेसिस पे होना चाहिए आपकी कंपनी, आपकी सोसाइटी को। क्यों सर? क्योंकि अगर आपने ऐसा ना लिया तो ये लॉस आप निकलवाने फिर किस पे चले जाओगे, अपने मेंबर्स पे चले जाओगे। वो कहेंगे हमने बोला था तेरे को शेयर इन्वेस्ट करने के लिए जो तूने कर रखे, हम क्यों घर का राशन बेच के तेरे को पैसा दें भाई, हमारा क्या भला हो रहा है इसमें? तो इसी वजह से क्या बोला, ऐसी वाली सोसाइटी जिसकी लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, लिमिटेड होती है। मतलब उसे पता होता है मेरा नुकसान कितना होगा, ये बिल्डिंग मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बिक सकती है, बस इससे अंदर कोई नहीं जा सकता, मेरे मेंबर को कोई नहीं छुएगा, उसकी पर्सनल फैमिली को कोई नहीं छुएगा। इतना ध्यान अगर तू रखेगा तो जाके तू क्या कर सकता है, शेयर सिक्योरिटी में जा, वरना शेयर सिक्योरिटी में जाना अलाउड नहीं। क्या बात क्लियर है? अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट अ लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कहानी, तब तक तुम शेयर सिक्योरिटी में पैसा नहीं लगा सकते। क्लियर बात? बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है। अदर कोऑपरेटिव बैंक अप्रूव्ड बाय द रजिस्टर, अगर वो कहता है सर मैंने ये सेंट्रल स्टेट में नहीं लगाना, मुझे नहीं पसंद, दोनों बैंक कुछ नहीं देते, एसबीआई की तरह सर रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, तो कहता है भाई तो रजिस्ट्रार, कोई जो तेरे माइंड में बैंक है ना उसका नाम बता, रजिस्ट्रार से उसका क्या ले ले, अप्रूवल ले ले, अगर वो मान जाएगा तो कर लियो, तो उसके अंदर इन्वेस्ट। अदर इन्वेस्टमेंट परमिटेड बाय द, और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी हो सकती है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट परमिट कर दे, तो भी आप क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा काम का नहीं है, ये भी ज्यादा काम का नहीं है, पॉइंट थोड़े से काम के हैं, सिर्फ ये वाला एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से। सोसाइटी हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी में आप उसके क्या खरीद सकते हो, शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो, वरना शेयर्स वगैरह नहीं खरीद सकते। क्लियर बात? यस। चलो सर उसके बाद एक और बता दो थोड़ा सा पॉइंट जो एमसीक्यू में आ सकता है, आ जाओ। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सर इनको क्या प्रॉफिट होता है? हाँ होता है। ये कहते हैं सर कितना प्रॉफिट का क्या करें हम, हमें लोगों को क्या बांटना है, डिविडेंड और बोनस देना है। मुझे अपने मेंबर्स को बहुत मन हो रहा है सर, थोड़ा हमने पैसा कमा लिया, हमने अच्छा काम करा है, एफडी से बहुत इंटरेस्ट आया इस साल, हमने किसी ने पैसा नहीं मांगा हमसे, सारा लोन हमारे पास बचा रह गया, हमने सिक्योरिटीज में पैसा डाला और हमारे को अच्छी खासी क्या हुई है, इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है। क्या हो सकती है? इन्वेस्टमेंट इनकम। बिल्कुल हो सकती है, एफडी से पैसा बनाया, बहुत पैसा बन गया, साल तक पड़ा रहा पैसा, क्यूमुलेट होता रहा। वो कह रहा अच्छा तो तूने क्या करना है, वो कह रहा सर कुछ डिविडेंड दे देते हैं यार अपने भाइयों को, अपने मेंबर को। वो कह रहा दे दे, प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेल फर्स्ट भी। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, जिस दिन भी तूने डिसाइड कराना कि तूने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या बोनस देना होता है, उससे पहले तेरे को वो पैसा कितना तूने देना है निकाल के हमेशा कहां रखना पड़ेगा, रिजर्व्ड फंड में डाल के रखना पड़ेगा। तो सीधा सीधा पैसा अपने पीएनएल से उठा के क्या नहीं कर सकता, बोनस नहीं बांट सकता, डिविडेंड नहीं बांट सकता। तुझे पहले किसमें ट्रांसफर एंट्री मारनी पड़ेगी, एक रिजर्व्ड फंड के अंदर। तो मुझे पीएनएल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, टू एक रिजर्व्ड फंड अकाउंट खड़ा करना पड़ेगा। अब इसके अंदर से पैसा मेरा किसमें जाएगा, टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और टू बोनस की एंट्री बनेगी। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस और नो? ऐसी होता है, पीएनएल से पैसा उठाया, किसमें डाला, रिजर्व फंड में। अब रिजर्व फंड से पैसा उठाएगा तो कहां जा सकता है, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में या फिर बोनस को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज कर लेता है। क्लियर बात? तो इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, पहले किसमें ट्रांसफर किया जाता है पैसा, हमेशा रिजर्व्ड फंड में। तो आपने एक चार ऑप्शन आएंगे, कौन कौन से फंड है, एक चूज करो, तो आपने रिजर्व्ड फंड को चूज करना है। काम का पॉइंट है? हाँ सर बहुत काम का पॉइंट है। चलो ठीक, आप कह रहे हो तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मार्क कर लेते हैं इसको, पेपर में दिखाता हूँ तुमको ये अगली बार। सर कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस, वो कहता है सर ये जो सोसाइटी है ना, ये
बहुत लोगों के लिए बनी है, मदद करने के लिए बनी है। ये कह रहे सर हमारे को ना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, हम थोड़ा बहुत चैरिटी करना चाहते हैं, थोड़ा चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, बताओ कैसे कर। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम्हें चैरिटी करनी कर लो, मना नहीं करा। रजिस्टर सोसाइटी में विद द सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार कॉन्ट्रीब्यूट एन अमाउंट। पहले तो आपको कभी भी पैसे को बाहर भेजना है ना अपनी सोसाइटी से, तो किसका अप्रूवल चाहिए होगा? रजिस्ट्रार को पूछना तो पड़ेगा ही ना, उससे सैंक्शन करवाओ। उससे पूछो भाई सब हम तो सारे मिलके मेंबर ने डिसाइड करा मैं चैरिटी करनी है, तो कर ले। रजिस्टर बोलेगा कर लो यार कर लो, लेकिन जो भी तुमने अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी होगी ना, याद रखना, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। जितना हमारे को टोटल साल का नेट प्रॉफिट हुआ है उसका 10% से ऊपर क्या नहीं कर सकते आप? चैरिटी में पैसा यूज नहीं कर सकते। लेकिन वो 10% भी, एक बात का ध्यान रखना, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आएगी, रिमेनिंग आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। मतलब सर पहले आपने पहले बताओ क्या मेंबर को पैसा देना है, वो कहेगा हाँ, तो पहले नेट प्रॉफिट में से पैसा निकाल के कहां डालो? रिजर्व फंड में। अब जो बैलेंस बचा है उसका क्या लेना है आपने? 10%। क्या बात क्लियर है? पहले नेट प्रॉफिट आया, उसमें से रिजर्व फंड निकलेगा। रिजर्व फंड का पैसा मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए का मेरे को नेट प्रॉफिट हुआ, मैंने 10,000 रुपए का टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है बस, तो पहले 10,000 रुपए मेरे को यहां से निकालना पड़ेगा, रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा। फिर कितना रह गया? 90,000। यस और नो? अब इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा? 10%। तो मैं कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है एज अ चैरिटेबल? 9,000 रुपीज की कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे मैक्सिमम अलाउड की जाए। दोबारा पढ़ते हैं, अब वापस रिलेट करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में डालने के बाद का जो नेट प्रॉफिट आता है उसका 10% हमें क्या होता है? अलाउड होता है चैरिटी में। तो मतलब अब मैं 1 लाख में से 10,000 में लोगों को बांट दूंगा, अपने मेंबर को बांट दूंगा, 9,000 रुपए की मैं चैरिटेबल पर्पज के लिए कर दूंगा, बाकी इनकम किसी काउंट की जाएगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम काउंट की जाएगी। क्लियर है? इनकम टैक्स उस पर लगता नहीं है, वहां से वो एक्ट में फ्री हो जाती है, तो इनके सारा टैक्स उनका नॉन टैक्सेबल होता है। लास्ट सर, क्या सर मैं एजुकेशन फंड में पैसा डालना चाहूँ ये कर सकता हूँ? वो कह रहा है हाँ यार एजुकेशन फंड में भी कर, अच्छे काम करने के लिए कोई मना नहीं है। ठीक है सर, बताओ कितना करूं? एवरी सोसाइटी शेल कंट्रीब्यूट एनुअली टुवर्ड्स एजुकेशन फंड। बोला ऐसा जाता है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, एवरी सोसाइटी को करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है एजुकेशन फंड में, कोई लिमिट नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, आप लोगों की मर्जी है, आपने जितना करना है आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है यहाँ, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, जो भी आप पैसा ना उसको चार्ज ऑन प्रॉफिट बोला जाता है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन। सर ये वाली लाइन आप लोगों के लिए माइंड में बैठ जानी चाहिए, मैं तो समझाता हूं कि सर क्या है कि जो भी पैसा आपने क्या करा एजुकेशन फंड में डाला, अब यूजुअली आप लोग अपना खर्चा दिखाओगे कि हमने खर्चा करा एजुकेशन फंड में, उसे एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो भी एक्सपेंस आपके पास से गया हो उसे एप्रोप्रिएशन बोल देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस, एप्रोप्रिएट करते हैं। वो कह रहा है इसको खर्चा नहीं मानना, इसको क्या मानना है? चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये मेरे प्रॉफिट पे एक चार्ज है जो हमेशा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करना चाहिए? एजुकेशन फंड के अंदर हमेशा डालना चाहिए। तो कहने का मतलब है इसको ऐसे ट्रीट करो, ये मेरे प्रॉफिट में से दिया हुआ कुछ हिस्सा है जो मैं एजुकेशन फंड के नाम पे क्या कर रहा हूं? चार्ज क्रिएट कर रहा हूं, वहां डाल रहा हूं, रेदर देन ये बोलने के लिए कि ये मेरा खर्चा है जो मेरा प्रॉफिट में से निकल रहा है। क्लियर है? तो देने मतलब क्या है, व्यू दिए, ऐसा कुछ नहीं सिर्फ चेंज हो रहा है बुक्स में, सिर्फ क्या दिया, एक अच्छा कहने का तरीका दिया कि एजुकेशन फंड चीज अच्छी होती है तो उसे चार्ज ऑन प्रॉफिट बोलो रेदर देन खर्चा हो। क्लियर बात? तो ये वाली लाइन आपको याद रही तो लिख सकते हो, वरना इसके क्वेश्चन बनता नहीं है, एमसीक्यू भी नहीं बनता, तो 99% पेपर में देखने को मिलेगा भी नहीं। क्लियर है? तो सर पेपर में देखने को क्या क्या मिलेगा? ये 4 नंबर पॉइंट, ये 5 नंबर पॉइंट, ये 6 नंबर पॉइंट, ये रिजर्व वाला पॉइंट 8 नंबर, और ये 9। ये तो सारे के सारे एमसीक्यू रिलेटेड पॉइंट हो गए। और फिर ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा 4 नंबर वाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है जो आपको पेपर में आ सकता है। क्लियर? इस पेज से दो पूरे पूरे हमारे 4 से 6 नंबर बनते हैं इस पर्टिकुलर पेज के अंदर। यहां तक क्लियर है? ये पेज डन हो गया जी हमारा, एक पेज हो गया आज का। नेक्स्ट चलेंगे अब। मानिक, आकांक्षा, ऑल गुड टिल नाउ? यस, ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर और क्या हमारे को पॉइंट्स पढ़ने? सर और क्या पॉइंट्स है? बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन है आपको मिलेगा अपनी बुक में, स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बढ़िया सा गोला बना हुआ होगा एक बुक में, अच्छा सा राउंड सा, है ना? तो उसमें ये बातें लिखी हैं सर। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर? बहुत ज्यादा, बहुत बहुत भाई, कैसे बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है ये, जगह नहीं है मेरे पास लिखने की, बस मार्क करते रहो स्टार स्टार स्टार। सर स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कोऑपरेटिव ऑडिट के, वो बता दो। बहुत एमसीक्यूज भरे पड़े हैं भर भर, मतलब इस टॉपिक के अंदर मैं सोच ही नहीं सकता एमसीक्यू कहां से नहीं आ सकता, हर जगह से आ सकता है। ठीक है, तो एमसीक्यू की याद तो कर ही लो, कम से कम 2 से 4 नंबर तो एमसीक्यू में फ्री में देके जाता है चैप्टर, अगर ढंग से पढ़ लो।
सर स्पेशल फीचर्स क्या है कॉपरेटिव ऑडिट के? आप एक कॉपरेटिव ऑडिट जब करने निकले उसमें कुछ स्पेशल बातें बताओ, मतलब ये बातें किसी और ऑडिट में क्या नहीं होती होंगी, एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, ये इसकी अपनी कुछ बातें, जो मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें पर्टिकुलर होती हैं, ये वो पर्टिकुलर बातों की बात कर रहा है। सर कुछ पर्टिकुलर बताओ जो इसी पे लगता है। मैंने कहा आ जाओ बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या था, हमें सबसे पहले क्या करना था, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। वो कहता है भाई सबसे पहले तो इनकी जो डेट्स है ना, ये इनकी एक पर्टिकुलर ऐसी चीज है तो फिर वो कहीं और देखने को नहीं मिलती। कह रहा है इसमें ऐसा क्या है? मैंने कहा पहली बात तो ना ये भाई सब क्लासिफिकेशन ही अलग करते हैं। हमारे शेड्यूल 3 में अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, तो जब हम डेटर्स वाले एरिया में जाकर क्लासिफिकेशन करते थे तो कैसे करते थे, 0 to 6, 6 to 1, 1 से 2, 2 से 4, मोर देन 4, ऐसे वाले पूरा टेबल बना हुआ है। चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा बड़ा सा टेबल देखने को। उसकी क्लासिफिकेशन ऐसे की जाती है जो शेड्यूल 3 करने को बोलता है, नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैसा देखने को मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं, ये चेंज है। चेंज क्या कहता है? ये कहता है भाई देख हम नहीं करते ये 0 to 6, 6 to 1, 1 to 2, 2 to 4, इतना सब नहीं करना भाई, हमारे को नहीं करना। क्या हमें क्या करना है? वो कहता है 2 पार्ट्स में है भाई, सीधा सीधा। ऐसे डेट्स जो 6 महीने से ज्यादा हो गए, अब तक कितने साल नहीं हुए इसको, 5 साल नहीं हुए, या फिर ऐसे वाले जिनको क्या हो चुके हैं, 5 साल हो गए। मतलब मैंने किसी मेंबर को लोन दिया और अभी 6 महीने से लेके 5 साल के बीच में वो लोन पड़ा हुआ है, तो वो क्लासीफाई करना पड़ेगा इस कॉलम में। अगर उसे मेरे 5 साल से ज्यादा हो गए दिए हुए, तो उसे क्लासीफाई करना पड़ेगा इस कॉलम। सिंपल, 2 पार्ट्स में दिखाने आपने लोन कैसे दिए। जो भी सारे लोन 6 से लेस देन 5 ईयर्स वाले हैं सारे यहाँ डाल दो, जो भी 5 से ज्यादा साल वाले हैं सारे वहां डाल। क्लियर है सर? फिर फर्दर एनालिसिस करना है इसका, और इसमें से ये भी बताना कि तुम्हें कौन से वाले गुड लग रहे हैं और कौन से वाले क्या लग रहे हैं, बैड लग रहे हैं। कि सर ये 5 साल वालों से इतना उम्मीद अब लग नहीं रही आने की, वो मेंबर बड़ा बुढ़ा हो गया, बेड पे आ गया, लगता नहीं सर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी है, उससे नहीं मिलेगा, पेरेंट्स से तो ले नहीं सकते, उसके घर वालों से तो ले नहीं सकते। तो सर ये थोड़ा थोड़ा बैड लग रहा है। हाँ ये जो सारे के गुड है सर, आ जाएंगे पैसे, लोग अच्छे हैं वापस आ जाएंगे। मैं कहा ठीक है सर। और अगर तुम्हें कभी भी बैड डेट्स लगता है तो हमेशा तुम्हें क्या बनानी होती है, हमें पता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स मेंटेन करके आपको क्या करनी पड़ेगी, हमेशा बनानी पड़ेगी। एंड वेदर जो भी आपने प्रोविजन बनाई है, क्या आपको लग रहा है वो सेटिस्फैक्टरी है। ये सारी बातें किसको चेक करनी है, मुझे। जब मैं उसको ऑडिट करने गया हूँ, कॉपरेटिव ऑडिट हो रहा है, ठीक है, तो मैं कॉपरेटिव ऑडिट करने गया हूँ, तो मुझे ये वाली बात सबसे पहले जगह क्या करनी होती है, चेक करनी होती है। यही उसने स्टार्टिंग में बिल्कुल पेज का पहले पॉइंट में बोल दिया था भाई, सबसे पहले ऑडिट में क्या इंक्लूड होगा, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स इंक्लूड होगा। क्लियर है? तो मैं गया और जैसे ही मैंने इसका स्पेशल फीचर यही है तो जाना तो देखा, पहले ये दो चीजें मुझे दिखनी चाहिए क्लियरली। इसे बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई कर दे भाई सही से, लेस देन और मोर देन कर दिया, बढ़िया। अब गुड और बैड में क्लासिफाई कर दे। अब बता दे प्रोविजन बनाइए, जो प्रोविजन बनाई है तो वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं। क्लियर? अब मान लेते हैं जैसे इसकी बात करूं, ये बैड डेट है मोर देन 5 ईयर वाला, कह रहा सर ये नहीं आएगा। और कह रहा हाँ आएगा, नहीं पता है, बट हमने प्रोविजन 5% ही बनाई है। मैंने कहा भाई जब तेरे को पता है नहीं आएगा तो किस बात की वेट कर रहा है, 5% क्यों बना रहा है, कितनी बना, कम से कम 100% बना। राइट ऑफ कर इसको, किस बात का रख रखा है तूने बुक्स में इसको, जब पता ही है नहीं आएगा तो क्या कर दे इसको, फिर राइट ऑफ कर दे। तो सेटिस्फैक्टरी होना है, ये हमें क्या करना होता है, चेक करना। क्लियर बात? यस। चलो सर दूसरा, अब जब ये वाली बात आएगी तो ये वाली बात भी आएगी, अगर कि कोई पैसा खड़ा है ओवरड्यू तो उस पर इंटरेस्ट भी हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा सर। तो ऑडिटर को इंश्योर करना है जो भी ओवरड्यू इंटरेस्ट है आपका शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। तो सिंपल एक लाइन क्या बोली जाती है, ये लाइन याद रख लेना, मैंने नीचे एक लाइन में कर दिया इसको। जो भी इंटरेस्ट लोन्स के ऊपर होते हैं जिसका प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दिया गया, उसको आपने इनकम में क्या नहीं करना होता, कभी भी ट्रीट नहीं करना होता। मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो मेरी बनेगी तो इनकम, मैंने किसी को पैसा दे रखा है, इंटरेस्ट आ रहा है तो इनकम है कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो जो इनकम मेरी बन रही है इंटरेस्ट के रूप में, मैं उस इनकम को इनकम मानूंगा ही नहीं जिसका अभी तक क्या नहीं आया है, प्रिंसिपल अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ है। कम से कम प्रिंसिपल तो दे, इंटरेस्ट तो चल बाद की बात है, पहले प्रिंसिपल तो दे दे मेरा भाई, जितना पैसा तेरे को दे रखा है उतना तो वापस कर दे। तो किसी का अगर प्रिंसिपल अमाउंट ही ओवरड्यू है, उस पे आने वाला जो इंटरेस्ट है, जो बनता है इंटरेस्ट है, क्योंकि हम बुक्स किस पे बनाते हैं, एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल का मतलब होगा जब डेट आ गई इंटरेस्ट की तो मुझे अपनी बुक्स पे क्या कर लेना चाहिए, उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बट पॉइंट ये है इस बंदे ने प्रिंसिपल नहीं दे रहा, ये कहाँ देगा इंटरेस्ट, तो इस बात को इनकम बना के क्या करूंगा, फिक्टिशियस इनकम दिखा के क्या फायदा। तो बोला हुआ है उसको इनकम क्या करो, मानो ही मत, उसको इनकम के लिए भूल जाओ। क्या बात क्लियर है? ऊपर भी लिखा हुआ है अगर कुछ है ओवरड्यू इंटरेस्ट लग रहा है तो उसे एक्सक्लूड कर दो, जब भी तुम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे होगे, जब भी प्रॉफिट निकालते हुए उस वाले को काउंट नहीं करना। ठीक है? मतलब सिंपल क्या रहना है सर, जिस अमाउंट पे प्रिंसिपल रिसीव नहीं होता वो उस वाले इंटरेस्ट को इंटरेस्ट इनकम भी नहीं मानते, नहीं मानते। क्लियर बात? यस। चलो जी तीसरा सर, ये देखो ये 3 पॉइंट मैंने इसलिए साथ में लगाया क्योंकि ये जर्नी है 3 पॉइंट की। पहला ओवरड्यू डेट्स चेक करो, फिर उसका इंटरेस्ट चेक करो, इंटरेस्ट के बाद में किसका सर्टिफिकेशन चेक करो, बैड डेट्स का।
जो आपने लास्ट में आपको बोला था सर इसको बैड डेट बना दो, बैड डेट है, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मतलब ऐसे डेट्स क्लासिफाई होने चाहिए जो जेन्युइनली आपको लग रहा है इररिकवरेबल, अब नहीं आएगा सर इनका पैसा वापस। ठीक है, क्या कोई नेसेसरी एविडेंस है, हाँ सर उसकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है और वो बेड पे है, वो नहीं आने वाला, वो बंदे से पैसा मुश्किल लग रहा है मिलने वाला, एविडेंस होना चाहिए। प्रॉपर अप्रूवल आपने ले लेनी चाहिए, हमेशा किसकी रजिस्ट्रार की अप्रूवल लगेगी। आपने किसी डेट को अगर बुक्स में राइट ऑफ करना है, जीरो करना है, तो आपको अप्रूवल एक बार ही पहले रजिस्ट्रार को पूछना पड़ेगा, सर आपको आपको ठीक लग रहा है ना, कर देना इसको राइट ऑफ बुक्स में से, मान लेना लॉस, ये तो नहीं लग रहा आएगा, वो कहेगा हाँ आएगा, अब नहीं लग रहा आएगा, आप इसको लॉस बुक कर लो। लॉस बुक के लिए अप्रूवल चाहिए, और राइट ऑफ हमेशा क्या होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। जो आपने राइट ऑफ करा है वो राइट ऑफ जस्टिफाइड होना चाहिए, रीजन प्रॉपर होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? तो जब भी बैड डेट्स की बारी आएगी, हमेशा वही बैड डेट्स होते हैं जो इररिकवरेबल हो जेन्युइनली, उसका एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर अप्रूवल ले लेना उसको करने से पहले, और लास्ट में राइट ऑफ करा है तो राइट ऑफ की जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो इसके स्पेशल फीचर्स शुरू करते हैं। क्लियर? ये यही है यहाँ पे जो 3 एक्स्ट्रा है। बाकी आप बात करोगे, मैं देखो कुछ बाकी सिंपल सिंपल आगे फिर से वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। क्या ये ऐसा कोई भी होगा कंपनी या कोई भी ऑडिट होगा मेरा जहां मैंने एसेट एंड लायबिलिटी में चेक करी होगी हर किसी में, तो ये इसका स्पेशल फीचर नहीं है। स्पेशल फीचर कौन से थे इसके, वो 3 ऊपर वाले। ठीक है, उसमें से 2 पॉइंट लिख दोगे तो आपके नंबर पक्के हैं। सर ये तो बेसिक बेसिक है, जल्दी पढ़ लो मेरे साथ। सर वो कहता है एक ऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट होते हुए उसके एसेट और लायबिलिटी को उन्होंने वैल्यू ठीक करा या नहीं करा ये बताती हूँ, जितनी आपको आती है ना अकाउंटिंग सारी लगा देनी है। वो कह रहा है सर एसेट को चेक करना होगा तो क्या करूंगा भाई, ये देख लियो एसेट एग्जिस्ट करता हो, ओनरशिप कंपनी के सोसाइटी के पास ही हो, और वैल्यूएशन उन्होंने ठीक करी हो। मैंने कहा सर वैल्यूएशन का मतलब कह रहा बताता हूँ, फिक्स एसेट हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होनी चाहिए। मैं कहा ठीक है सर चेक कर लूंगा। कोई भी डेप्रिसिएशन होगी तो माइनस होनी चाहिए। मैं कहा ठीक है सर चेक कर लूंगा। उसे लगाने के लिए कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस किया होगा ना कंपनी में, तो वो कैपिटलाइज होना चाहिए। कॉस्ट किस में ऐड हो जाता है, हमेशा कॉस्ट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। कोई भी इंस्टॉलेशन करने में खर्चा करा होगा कंपनी ने उस मशीनरी को, तो वो भी क्या हो जाना चाहिए, कैपिटलाइज हो जाना चाहिए। क्या ये अकाउंट्स की बातें बेसिक बेसिक सबको पता है हमारे पास। कॉस्ट पे हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट को बुक करते हैं, डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस करते हैं। कोई भी इंसिडेंटल खर्चा होगा या कोई भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होगा हमेशा क्या कर दिया जाएगा, वैल्यू में कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। बेसिक सा प्रिंसिपल अकाउंट्स का, वो लगा दिया। फिर इन्वेंट्री में कह रहा है क्या करना है, कह रहा है इन्वेंट्री में यार लगा लेना इंडेस 2। क्या पूछ रहा है, इंडेस 2 का मतलब कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यही करते हैं। कह रहा है एक बार वैल्यूएशन इन्वेंट्री, तो बेसिक बेसिक बातें बोलिए। फिक्स एसेट की वैल्यूएशन चेक कर ले, सही की वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेक कर ले, इंडेस 2 फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर लाइबिलिटीज में क्या चेक करूं, कह रहा बता दो। कह रहा प्रॉपर डिस्क्लोजर देख लाइबिलिटी का है या नहीं है, सारी लाइबिलिटी ले ली या नहीं ले ली, कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी है तो उन्होंने बताया या नहीं बताया, ये भी क्या कर ले, बेसिक से चेक कर। तो बेसिक सा एसेट और लाइबिलिटी को चेक करना किसी भी ऑडिट में, ये सब चीजें तो कॉमन होती है, कहीं पे भी इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। ये लाइबिलिटीज में क्या देखते हैं, डिस्क्लोजर होनी चाहिए सारी लाइबिलिटीज, क्या होनी चाहिए, सारी लाइबिलिटीज के बारे में होना चाहिए बुक्स के अंदर, कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में कंटिजेंट लाइबिलिटी अगर कोई नाम की आपने दे रखी है तो फुटनोट बनाना पड़ता है उसका, उसमें उसका लिखा होगा कंटिजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट। हमेशा कंटिजेंट लाइबिलिटी का क्या बनता है, फुटनोट बनता है। तो क्या फुटनोट अवेलेबल है तो चेक कर लियो उसको। क्लियर है बात? और लास्ट में कह रहा है अदर, सर अदर कोई पॉइंट हुआ तो कह रहा है नो सर्टेन लाइबिलिटी शुड बी लेफ्ट आउट, मतलब कोई लाइबिलिटी बचनी नहीं चाहिए, पूरे के पूरे एसेट और लाइबिलिटी कंप्लीट हो और तूने उसको चेक कर लिया। इतना बात याद रखनी है। इसे क्या पॉइंट है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या बात क्लियर है? सिंपल पॉइंट था बिल्कुल, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं था। सर ज्यादा किस में आएगा, ज्यादा आएगा ना यहाँ 4 नंबर का। देखो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत रेयर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन पूछ स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट, ऐसा तो बहुत रेयर मिलेगा। सीधा सीधा मिलेगा एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स बता दो 2 नंबर का, 2 नंबर का बता दो ओवरड्यू इंटरेस्ट का क्या करोगे, ऐसा 4 नंबर का मिलेगा पहला क्वेश्चन। दूसरा मिलेगा 4 नंबर का क्वेश्चन ये वाला कि स्पेशल फीचर्स के दौरान अधेरेंस टू द कोऑपरेटिव के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ऑडिटर उसको किस तरीके से चेक करता है और उसमें क्या देखता है, ऐसा मिलेगा 4 नंबर का क्वेश्चन। तो सर हमें बताना है, बताओ क्या देखता है। आओ जी, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स से समझ आ रहा है, कुछ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, ऑडिटर को देखना है कि वो प्रिंसिपल्स सोसाइटी फॉलो कर रही है नहीं कर रही। देखो यार सोसाइटी का अगर आपने नाम दिया ना तो सोसाइटी जैसा काम भी कर दो, वरना अपने आपको कंपनी बना लो ना। कंपनी करती है ये सारे बोले काम, पैसा कमाना, प्रॉफिट को बड़ा मानना, ये सारे कंपनी की हरकतें। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जिनका मोटिव है सिर्फ प्रॉफिट में की, तुम सोसाइटी हो, तुमको एक प्रिंसिपल सेट करो। तो ये ना अच्छी बातें लिखी है यहाँ पे, देखो सारी अच्छी बातें ऐसे याद रखना, यहाँ पे सब अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। देखो पहला क्या कह रहा है, कह रहा है हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का, प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सिर्फ हर चीज को प्रॉफिट से ना तोलना पाएंगे, बट असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ कितना बेनिफिट तुम मेंबर को एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसे बनो अच्छी सोसाइटी। कितना तुम सोशल बेनिफिट दे सकते हो, ऐसी सोसाइटी बनो। जितना तुम हो सकता है अचीव करो अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो तुमने बनाए, ऐसी सोसाइटी बनो। मतलब यहाँ पे तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, बड़े ग्राउंड लेवल प्रिंसिपल होने चाहिए, अच्छे प्रिंसिपल होने चाहिए। मतलब क्या लिखा है पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि क्या है, मेंबर्स को बेनिफिट देना, सोशल बेनिफिट क्रिएट करना और अपने अच्छे वाले ऑब्जेक्टिव्स को अचीव।
कर लो। क्लियर? पहला पार्ट। सर ये कैसे होगा? देखो ऐसे होगा, तुम ना क्या करो, ट्राई करो जितना हो सके अपने मेंबर, जो भी तुम्हारे मेंबर्स को कोई भी चीज अगर खरीदनी है, तुम ट्राई करो कि तुम उन्हें रीजनेबल प्राइसेस पे, लोअर प्राइसेस पे लाके क्या कर पाओ, दे दो। ऐसा कोशिश करो। मैं कहा ठीक है सर। सर वो कैसे होगा? कोशिश करो जितना हो सके तो मिडिल मैन की कमीशन को अवॉइड करने की, डायरेक्ट रूट अपनाओ। ठीक है ना? जो तुम्हारे एग्रीकल्चर वाले लोग हैं उनसे डायरेक्टली ट्राई करो जोड़ने की, उनको अपने साथ में अपनी सोसाइटी के अंदर ले लो, ताकि कौन एलिमिनेट हो जाए, मिडिल मैन एलिमिनेट हो जाए। मैं कहा ये भी अच्छा ऑप्शन है सर। फिर वेदर एक्सप्लॉइट करो, कोई आउटसाइड फोर्सेस अगर कोई लग रही है जो तुम्हारा प्रेशर बढ़ा रही है, मेंबर्स को परेशान कर रही है, उन सबको एलिमिनेट करने की ट्राई करो। ये याद नहीं मिलेगा तो भी छोड़ देने, 2 पॉइंट इनफ है। क्या? जितना हो सके लेस टू लेस प्राइस पे प्रेस इसको दो, मेंबर्स को सामान दो, और जितना हो सके मिडिल मैन की कमीशन को क्या करो, अवॉइड करो। ठीक है सर, कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं सर? और तुम कॉस्ट कंट्रोल मेजर भी कर सकते हो। अगर कोई चीज तुम सस्ती ऐसे नहीं कर पा रहे हो प्राइस के मामले में, तो दूसरा मामला क्या होता है, कॉस्ट कम कर लेना। मैं कहा वो कैसे करूं सर? कह रहा है जितना तुमने कॉस्टिंग पड़े सब लगा देना यहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स को फॉलो करो, स्टोर कंट्रोल मेथड्स को फॉलो करो, जहां पे स्टोरेज करनी है कोई सस्ती हो पाए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक्स का यूज करो, और बजटरी कंट्रोल्स की टेक्निक्स का यूज करो। ये सारी बातें जो हम कॉस्टिंग में पढ़ते हैं सेम ही बात है। तो कोई भी कॉस्टिंग में 2-3 नाम लिख देना, जो भी चैप्टर तुम्हें याद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहा है कॉस्ट कंट्रोल वाले मेजर को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, जिससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी तो भी मेंबर्स का फायदा होगा, उन्हें सस्ता पड़ेगा सामान। मैं कहा ठीक है सर, ये भी कर लूंगा। और कुछ? तो कह रहा है वाइल ऑडिटिंग एक्सपेंसेस, अब तू अपने जब एक्सपेंस को ऑडिट कर रहा होगा ना, ये देख लियो जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हो वो इकोनॉमिकली इनकर्ड होने चाहिए। ठीक है जी, कोई वेस्टेज ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए। और परचेजेस जो भी हो डायरेक्टली तेरी होलसेलर से हो रही होंगी तो और मजा आ जाएगा, सामान सस्ता हो जाएगा। तो घूम फिर के तुमने क्या करवाना है, तुमने अपने मेंबर के लिए सामान सस्ता करवाना, सेल का प्राइस सस्ता करवा सकते हो वो करवा लो, कॉस्ट सस्ती कर सकते हो वो कर लो, वरना कोशिश करो परचेजेस ही डायरेक्टली किससे हो जाए, होलसेलर से हो जाए, ताकि लोअर रेट पे आपको सामान मिल जाए। क्या बात क्लियर है? यस। और लास्ट में क्या बोल रहा है? ट्राई करना तो रिव्यू कर ले प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट। अगर तुम लोग जिन्होंने भी नहीं पढ़ा गवर्नमेंट ऑडिट, पर जिन्होंने पढ़ लिया प्रोप्राइटी ऑडिट, हमने पढ़ लिया है कि कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कोई भी अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर, कोई भी इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर लग रहा है, तो वो वाले खर्चों को क्या करना होता है, हमेशा अवॉइड करना होता है। ये जब तुम पढ़ लोगे गवर्नमेंट ऑडिट वाला पॉइंट तो एकदम से क्लिक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे क्या है, अगर हमने क्या बोलना होता है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर ऑडिटर क्या चेक करता है। ऑडिटर आगे ये चेक करता है क्या तुम ये सारे काम कर रहे हो, क्या तुम मेंबर्स को कुछ बेनिफिट दे पा रहे हो, एक्सपेंसेस तुमने कम करने की कोशिश करी, क्या कॉस्ट कंट्रोल मेजर लगाया नहीं लगाया, क्या तुमने प्रोप्राइटी ऑडिट के प्रिंसिपल फॉलो करे या नहीं करे। प्रोप्राइटी ऑडिट का बहुत सिंपल सा मतलब है कोई भी हाईली वेस्टफुल खर्चा जो अवॉइड किया जा सकता था, क्या तुमने उसको अवॉइड किया या नहीं किया, उसे बोला जाता है प्रोप्राइटी ऑडिट। क्या बात क्लियर है? यस। चलो सर, उसके बाद में बेकार से पॉइंट 2 बता दो। दो जी बेकार से सुन लो। ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स। कह रहा सर क्या करें? मैं कह रहा भाई देख, जो जो तेरे ऊपर लगता है ना ऑडिटर को वेरीफाई कर लेना चाहिए कंप्लायंस। भाई जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी तेरे पे रूल्स लग रहे हैं ना, एक बार आके मैं चेक कर लूंगा यार, बस थोड़ा बहुत बोल रखा है मेरे को आईसीआई ने, तो मैं कर लूंगा। क्या क्या तेरे पे जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के रूल्स लगते हैं एक बार देख लेना। कोई भी रूल्स तुमने अपने फ्रेम कर रखे हैं एक बार बता देना। जो भी तुमने बाय लॉज बता रखे हैं एक बार दिखा देना। जो भी डायरेक्शन तुम्हारे को रजिस्टर वगैरह ने दिए कोई भी अगर है फॉलो करनी पड़ेगी तो मैं कर लूँ। बेसिक सा पॉइंट है, पेपर में आने वाला है बिल्कुल नहीं। बस क्या चेक करना है, ऑडिटर को हमेशा आके कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगने वाला कोई भी एक्ट, कोई भी रूल, कोई भी ऑर्डर होगा तो उसको क्या करना पड़ता है, उसका चेक करना पड़ता है आप उसका क्या कर रहे हो, हमेशा कंप्लायंस कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्लियर है बात? बेसिक सा पॉइंट है। उसके बाद सर वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर रजिस्टर एंड पास। अब ये वाला पॉइंट ना है तो अच्छा, पर थोड़ा सा हाई लेवल है, पेपर में आया नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा 4 नंबर ना बड़े प्यारे लगते हैं। मैं आपको ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता रियल वर्ल्ड में, पर मुझे ऐसा लगता है हमें इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो ऐसा पता नहीं कोई गट सी फीलिंग है, कर लो। वो कहता है कि ना ऑडिटर को बोला है कि तू जब ऑडिट करने जाएगा ना इनका, तो ना एक बार के लिए मेंबर के जो रजिस्टर उनकी पासबुक्स बनी हुई है ना उसकी वेरिफिकेशन कर लो। तो ऑडिटर कहता है भाई तू क्या चेक करवाना चाहता है मुझसे ऐसा, ये करवा के। तो मैं बताता हूँ तेरे को, पहला सुन। पहले तो तूने चेक करना है कि मेंबर्स के रजिस्टर जो भी एंट्रीज हैं उसमें लोन गिवन कितना है और क्या वो रीपेमेंट करे नहीं करे। क्या मेंबर्स को लोन देते हैं? आंसर इज यस। तो बात करते हैं मेंबर को लोन मांग, तो मेंबर की पासबुक में जाके ये देख कितना लोन गिवन था मेंबर्स को और वो रीपेमेंट सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पता है इससे क्या टैली होगा? अगर यहाँ पे रीपेमेंट नहीं आ रही और उसको ना आते आते 6 महीने से ज्यादा क्रॉस हो चुके हैं, तो वो एक्चुअली में कहां दिख रहा होगा उसका? यहाँ पे। यस और नो? मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात? है ना? तो क्लासिफिकेशन में वो फिर यहाँ पे भी ऐड हो जाना चाहिए जाके। तो इसी वजह से ऑडिटर को चेक करने के लिए वो हमेशा किसका यूज करता है, इसका यूज करता है पासबुक का। मेंबर की पासबुक में जाएगा, डेट नोट करेगा कौन से दिन पे लोन लिया, फिर चेक करेगा पेमेंट कब करनी थी, अब भी नहीं आई, अब भी नहीं आई, अब भी नहीं, काउंट करेगा। अगर 6 महीने हो चुके होंगे तो जल्दी से जाके वेरीफाई करके चेक करेगा क्या आपने उसको मेंबर को क्लासिफिकेशन में दिखा रखा है 6 to 5 years वाले में या नहीं दिखा।
तो इसी वजह से ये वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा कनेक्टेड लगता है, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट भी लगता है। पहला हो गया। दूसरा, उससे एक और चीज साबित हो जाएगी क्या, ये जो सोसाइटी अपनी बुक्स में बोल रही है मैंने इस मेंबर को 50 लाख का लोन दिया, भाई 50 लाख का लोन दिया या नहीं दिया ये कंफर्म कैसे करो, तो तू किसका पढ़ ले, बैलेंस इन द पर्सन। तो उस बंदे की जब तू पासबुक उठाएगा उससे तू क्या कर सकता है, उसके कंफर्मेशन में चेक कर सकता है एक्चुअली में उसके अकाउंट में 50 लाख की एंट्री आ रही है या नहीं आ रही है। तो रजिस्टर की सोसाइटी के पास से गया होगा लोन, तो मेंबर के पास आया होगा लोन, तो क्या एंट्री दोनों की पासबुक में देखने को मिलेगी, द आंसर इज यस। तो एक तरफ से लोन गया, एक डेबिट एक क्रेडिट आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। और इवन मेंबर को तो आप बुला के उसे पूछ भी सकते हैं, यस और आप उसे कंफर्मेशन ले सकते हो, भाई तूने लोन लिया है, वो हाँ करेगा तो बहुत बढ़िया। फिर एंश्योर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम द मैनिपुलेशन, ये एंश्योर कर लियो कि ये जो एंट्रीज हैं ये इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। पता लगे कंपनी मेंबर को पटा के बैठी है, भाई ना मैं ना तेरे को हर साल तेरे अकाउंट में 5 लाख का लोन दिखाया करूंगा, तू भी कह दिया करियो हाँ हाँ है भी है, ठीक है हम दोनों भाई सट्टी बट्टी 2.5-2.5 लाख कर लेंगे। ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए, मतलब सारी की सारी जो बुक्स हैं वो फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन होनी चाहिए, ऐसा ऑडिटर ने एंश्योर करना है। कर पाएगा मतलब ये नहीं है कि हो ही जाता है, बट इंश्योर करने की कोशिश करनी है कि सब कुछ फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन नजर आ जाए। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता मेरा। लास्ट में वो कह रहा है जनरली तू कभी कभी टेस्ट बेसिस के ऊपर भी चेक कर लिया कर चीजों को, चेकिंग जनरली रिजॉर्टेड ऑन अ टेस्ट बेसिस एज अ मैटर ऑफ जजमेंट। तो कभी कभी बोल रहा है ये जो सारे काम करने ना वेरिफिकेशन करने वाले रजिस्टर के, ऐसा नहीं है कि हमेशा करने, कभी भी ऐसे कोई टेस्ट उठा के किसी भी दो मेंबर को क्या करके देख ले, टेस्ट करके देख ले कि जो इनके लोन्स वगैरह है वो बुक्स में सही तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऐसा कोई मेरे पास ये प्रोसीजर नहीं दिया, ये नहीं बोला लगाने ही लगाने, ये बोला टेस्ट बेसिस पे इफ यू फील लाइक आप ऐसा काम भी क्या कर सकते हो करके देख सकते हो। क्या क्लियर है बात, जल्दी से, बिल्कुल सिंपल सर। ये सर वेरिफिकेशन हम क्यों करते हैं, कोई भी लोन दिया होगा कोई भी रीपेमेंट हुई होगी उसका चेक हो जाएगा, कोई भी लोन का बैलेंस एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है नहीं करता ये पता चल जाएगा, बुक्स फ्री है मैनिपुलेशन से नहीं है ये पता चल जाएगा। करना है इसको किस बेसिस पे, हमेशा टेस्ट बेसिस पे। सरप्राइज की तरह आना चाहिए रजिस्ट्रार के लिए कि एकदम से आ गया ऑर्डर उठ के कह रहा है यार चेक करवा दे जरा, एक बार कैश बुक चेक करवा दे जरा, अपनी पासबुक चेक करवा दे मेंबर की, ऐसे कभी भी उठ के आना है आपने और चेक करना, सरप्राइज करना है उसको। ठीक है जी, चलो जी। सर अब जैसे ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का अपने आप में बनता था कोऑपरेटिव प्रिंसिपल वाला, इससे भी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, जो है मेरा ये 8 नंबर पॉइंट, ये अपने आप दम रखता है 4 नंबर का, इवन कंपलसरी क्वेश्चन में आने का भी दम रखता है, उतना बढ़िया पॉइंट। ठीक है, आओ जी बताता हूं कौन सा वाला। सर स्पेशल रिपोर्ट करनी पड़ती है रजिस्ट्रार, ये जो रजिस्ट्रार ने मुझे अपॉइंट किया था ऑडिटर इसको ऑडिट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इसको मुझे कभी कभी स्पेशल रिपोर्ट करनी पड़ती है। क्वेश्चन आता है सर स्पेशल रिपोर्ट किस केसेस में होगी, स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ तभी होगी जब कुछ सीरियस इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट करती है। कौन सी इरेगुलरिटीज, सीरियस इरेगुलरिटीज, समथिंग सीरियस हैज बीन हैपेंड इन द सोसाइटी। अगर आपको कुछ ऐसा सीरियस देखने को मिला है सोसाइटी को ऑडिट करते हुए तभी आपने ये वाली रिपोर्ट बनानी है, वरना ये वाली रिपोर्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, कुछ सीरियस होगा तो स्पेशल रिपोर्ट, कुछ सीरियस नहीं है तो नो स्पेशल रिपोर्ट। एम आई क्लियर? यस सर, इसमें क्या क्या आना चाहिए आ जाओ मैं जल्दी से सिखाता हूँ। सर पहला वाला ए और बी कवर करते हैं साथ में, पहले चलो। वो कह रहा है भाई तेरे को तभी रिपोर्ट, और याद रखना सीरियस इरेगुलरिटी जितनी बार भी यूज होगा ना जहां जहां पूरे ऑडिट में, उसके अंदर एक चीज आपको हमेशा मिलेगी, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज फ्रॉड। तो कहने का मतलब है सीरियस रिपोर्ट या स्पेशल रिपोर्ट तभी बनती है जब एक ऑडिटर को कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या दिखेगा, होता हुआ फ्रॉड दिखेगा। अगर उसे फ्रॉड नजर आया है, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ फ्रॉड दिखता है, तभी उसे एक रिपोर्ट रजिस्टर को बना के देनी पड़ती है कि भाई कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है, तेरी मैंने क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी सही काम नहीं कर रही है। तो सर वो फ्रॉड ना अलग अलग तरीके का फ्रॉड होता सब फ्रॉड ही है, बट उसे करने के तरीके, उसे कहने के तरीके थोड़े डिफरेंट है। वो 4 तरीके से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला वो कहते हैं एक फ्रॉड होता है जिसमें ना अपने पर्सनल प्रॉफिटेरिंग के लिए काम करा है, मतलब सोसाइटी में ना ऐसा कोई बंदा है या ऐसे कोई मेंबर है जो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, उनको कोई मेंबर्स की अच्छाई से लेना देना नहीं है। जो सेल्स कम आ रही है, जो सस्ते रेट पे सामान आ रहा है, वो ये 4 लोग लेके जा रहे हैं। जो कॉस्ट कम हुई है जिस प्रोडक्ट में, वो ये 4 लोग लेके जा रहे हैं। ठीक है, लोन लेने की बारी आती है तो बिना इंटरेस्ट के 4 लोग लोन उठा लेते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के। तो कुछ पर्सनल प्रॉफिटेरिंग हो रही है सर यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सारे मेंबर को फायदा नहीं मिल रहा। मैं जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखती हूँ तो मुझे लगता है 4 ही लोग तो चला रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा हो रहा है। इसके लिए क्या रेडी की जाती है, एक स्पेशल रिपोर्ट रेडी की जाती है। एम आई क्लियर सर? इसमें क्या क्या आएगा, पर्सनल प्रॉफिटेरिंग बाय मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी इन ट्रांजैक्शंस ऑफ सोसाइटी रिजल्टिंग इन द डिटर्मिनेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो सोसाइटी के हित में नहीं। क्या बात क्लियर है? सोसाइटी के हित में ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें सबका भला हो, जो सिर्फ अपने भले के लिए काम कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है पर्सनल प्रॉफिटेरिंग करना, मतलब खुद का प्रॉफिट बढ़ाने वाला काम करना। पहला पॉइंट डन। ये होता है फ्रॉड, इसको भी फ्रॉड ही बोला जाता है। दूसरे नाम में तो दे ही दिया सर, कुछ फ्रॉड एक्चुअली में डिटेक्ट हुआ है। मैंने कहा क्या, किसी एक्सपेंसेस को लेके, कोई परचेज को लेके, कोई प्रॉपर्टी को लेके, कोई स्टोर को लेके, या किसी और चीज को लेके अगर आपका कोई भी फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, आपने जल्दी से क्या बना लेनी है, एक स्पेशल रिपोर्ट बना लेनी है। और किसको सबमिट करनी होती है, रजिस्ट्रार।
दो पॉइंट क्लियर है। पहला, कोई पर्सनल प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा ऑडिट करते हुए, लगेगा कोई 3-4 मेंबर फायदा उठा रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट में डाल दो। अगर देखे कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, किसी को भी लेके, एक्सपेंस हो, परचेज हो, कॉस्ट कंट्रोल हो, प्रॉपर्टी हो, स्टोर हो, कुछ भी, जहां भी फ्रॉड दिखेगा सोसाइटी में, स्पेशल रिपोर्ट बना लो। दो, तीसरा, कभी भी कोई मिसमैनेजमेंट नजर आएगी आपको किसी भी तरीके से, मतलब ऐसे कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे मैनेजमेंट की तरफ से जो अगेंस्ट द कॉपरेटिव प्रिंसिपल। सर कॉपरेटिव प्रिंसिपल कहाँ है, ये रे। तो इन जो प्रिंसिपल्स जो हमने ऊपर सेट करे थे, इनका फायदा करना, एक्सपेंसेस कम रखना, प्रोप्राइटरी ऑडिट फॉलो करना, इतने अच्छे जो प्रिंसिपल बनाए थे, अगर आपको लगता है कहीं पे भी मैनेजमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो किसके अगेंस्ट है, ऊपर वाले प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है, तो आपने क्या करना है, सीरियस फ्रॉड, सीरियस इरेगुलरिटी मान के स्पेशल रिपोर्ट में जल्दी से क्या करना है, पॉइंट को उठा के डालना है। ठीक है, कैसे आपने क्या करा, आपको पता था लोअर रेट में मिल सकता है, लेकिन आपने जान के लोअर रेट में नहीं लिया, एलिमिनेट कर लिया मिडिल मैन, लेकिन अब वो बचा हुआ पैसा आप खा रहे हो। मेंबर को बोल रहे हो अभी भी 10 रुपए पे मिल रहा है, पर आप मिडिल मैन एलिमिनेट करके एक्चुअली में 7 रुपए पे ले रहे हो। वो 3 रुपए कोई लोग अपना ही क्या करे जा रहे हैं, प्रॉफिट करे जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी मिलेगा, मतलब आपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट चले गए हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, चौथा, ये थोड़ा टेढ़ा है, पेपर में याद नहीं रहता, ठीक है, मैं कोशिश करेंगे हम याद रखने की, पर इन्होंने एक अलग सा ही पॉइंट बना के डाला, पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट करता है। आई वॉज, मतलब ये मैं डिससेटिस्फाइड उस पॉइंट के यहाँ होने से, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसका ना हेडिंग ही गलत है, हेडिंग होनी नहीं चाहिए थी ये वाली, बट चलो। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पे रूरल बैंक की बात नहीं करता, पता नहीं क्यों, मतलब इसे करनी चाहिए थी, बट यहाँ पे ना अर्बन है, तो प्लीज मैं आपको ये कुछ कह नहीं सकता, यही बोलूंगा, अर्बन याद रखना यार, होना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, यहाँ अर्बन नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक बैंक होना चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए था, अर्बन नहीं होना चाहिए कोई सा। पर चलो, पॉइंट बहुत सिंपल है, बट पॉइंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस टू द रिलेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट और वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स और केसेस, मैं समझाऊंगा अभी, वेयर मैनेजमेंट इज नेग्लिजेंट रिगार्डिंग एडिक्वेट सिक्योरिटी, प्रॉपर सेफगार्ड और क्रेडिटवर्थिनेस ऑफ बायर। तो इसमें क्या पॉइंट सिंपल सा बोल रहा है कि ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है जिनका कोई अपना कोऑपरेटिव बैंक होगा, और उसमें जो वो एडवांसेस दे रहे हैं ना, जिस लोगों को एडवांसेस वो बांट रहे हैं, उस एडवांसेस के टाइम पे वो बांटते हुए ना थोड़े से क्या हो रखे, फेवरिज्म वाले हो रखे हैं। कुछ वाले मेंबर को लेके वो थोड़े ज्यादा फेवर में है, उनको क्या कर रहे हैं, एडिक्वेट सिक्योरिटी भी नहीं ले रहे उनसे, प्रॉपर सेफगार्ड्स भी नहीं कर रहे उनके लिए, और लास्ट में उनकी क्रेडिट वर्दिनेस वगैरह भी क्या नहीं कर रहे, चेक नहीं कर रहे। ऐसे ही बिना कुछ चेक करे कुछ मेंबर्स को क्या कर दिया जा रहा है, लोन बांट दिया जा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स नजर आ रही है मुझे ऑडिट करते हुए, मतलब डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस, जो होना चाहिए एक्चुअली में एडवांस उतना नहीं दे रहे, किसी को कितना भी लोन दिया जा रहा है, रिलेटिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, कुछ रिलेटिव्स ऑफ द मैनेजमेंट को जितना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है हमारे ग्रुप के अंदर, उनको ऐसे लोन बांटे जा रहे हैं जिनके अंदर जो बेसिक चेकिंग होनी चाहिए थी, वहां पे हमारी सोसाइटी क्या हो गई है, नेग्लिजेंट हो गई है। मतलब हमारा कोऑपरेटिव बैंक, क्या बैंक का असूल होता है केवाईसी चेक करना, क्रेडिट वर्दिनेस चेक करना, देने से पहले सोसाइटी जो सिक्योरिटी आ रही है उसके एडिक्वेट डॉक्यूमेंट चेक करना, ये तो बेसिक रूल है, हर बैंक में लगता है। आप अपने जब मेंबर की बारी आई, जिनका थोड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, या रिलेटिव की बारी आई, आपने आंखें बंद कर ली, आपने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, सिक्योरिटी है नहीं है छोड़, तोरा कोई सेफगार्ड है नहीं है छोड़, तेरी क्रेडिट वर्दिनेस बिल्कुल डाउन है, 500 से भी कम है, कोई बात नहीं छोड़, लोन ले। आप उनको लोन ऐसे सिचुएशन में दे रहे हो जहां नॉर्मली सिचुएशंस में लोन देना क्या नहीं होता, अलाउड नहीं होता। ऐसा कुछ आपको मिलेगा तो चुपचाप उठ के क्या कर देना, स्पेशल रिपोर्ट में क्या नाम डाल देना, सीरियस इरेगुलरिटी नजर आई है। क्या बात क्लियर है? आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से याद नहीं रहेगा, बैंक से कुछ नहीं लिखना, सिंपल लिखना है ऐसे लोन, अगर ऐसा लोन का पॉइंट डालना है बस कि अगर कोई लोन किसी भी रिलेटिव्स को या मेंबर्स को ऐसा दिया जाता है जिसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो नेग्लिजेंट हो जाए, कुछ ना चेक करे, जैसे कि क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ बोरोर को चेक करना भूल जाए, सिक्योरिटी को चेक करना भूल जाए, ऐसे लोन्स के अंदर भी सीरियस इरेगुलरिटी नजर आती है और ये ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। क्लियर? बैंक का नाम डालोगे ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट नॉर्मली लिख देना तब भी चलेगा। पर इन्होंने अर्बन का एक्चुअली में रेफरेंस दिया है, आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट याद रखना जरूर। क्लियर? तो 4 नंबर का बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, सीरियस इरेगुलरिटीज कब कब देखने को मिलती है। चलिए जी, खत्म करेंगे इस टॉपिक को, दो दो छोटे से पॉइंट है बिना काम के। तो कहते हैं ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। ऑडिटर जब ऑडिट करने आएगा, ये सारा कुछ चेक करने के बाद, उनकी खर्चा चिट्ठा देखने के बाद, स्पेशल रिपोर्ट बनी या नहीं बनी, प्रिंसिपल फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, हमेशा जाने से पहले उसका काम होता है, सोसाइटियों में चलता है ये, इसको एक क्लास रिकमेंड करना, एक अवार्ड देना कि तुम किस क्लास के हो। तो इसे क्या बोला जाता है, ऑडिटर हैज टू अवार्ड अ क्लास टू द सोसाइटी। क्योंकि ना सोसाइटियों के अंदर ऐसा नहीं होता अच्छी सोसाइटी बुरी सोसाइटी, ये क्लास में होती है, ए क्लास सोसाइटी, बी क्लास सोसाइटी, सी क्लास सोसाइटी। ठीक है, तो इनका एक तरीका बना हुआ है, एक ऐसे इनको ये मिलता है सुंदर सा बड़ा सा, ठीक है, ऐसे कप सा मिलता है, ये वो कप की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है ऑडिटर तुझे हमेशा ऑडिट में, ऑडिट खत्म करने से पहले हमेशा हमारी जो सोसाइटी का तूने ऑडिट करा होगा उसको क्या अवार्ड करके आनी पड़ेगी, एक क्लास देके आनी पड़ेगी, ताकि वो मार्केट में किस नाम से जानी जाए, क्या ये सुपर्ब सोसाइटी है, ए क्लास है, या ये कम है, बी क्लास है, या ये और कम है, सी क्लास है, ये तुझे बता के आना। मैंने कहा ठीक है सर।
तो इफ द मैनेजमेंट इज ऑफ द सोसाइटी इज नॉट सेटिस्फाइड, अब बात क्या हो सकती है, मैंने इस भाई साहब को सी क्लास दे दी ऑडिट करने के बाद, क्यों दिया, क्योंकि मुझे एक फ्रॉड डिटेक्ट हुआ था और मुझे यहाँ प्रिंसिपल में सेल वाला पॉइंट सही होता हुआ नहीं मिला, कुछ भी रीजन की वजह से मैंने इनको क्या दे दिया, सी क्लास दे दिया जी। अब मैंने सी क्लास दिया तो भाई साहब क्या है, मैंने जो ये सोसाइटी वाले ये क्या हो गए, डिससेटिस्फाइड, ये कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तूने हमारे को दे दिया, और इन भाई साहब ने जाके अपील फाइल कर दी। अपील फाइल किसको होती है हमेशा, रजिस्ट्रार को, जो हमें अपॉइंट करेगा उसको जाके बता देंगे यार तेरा ऑडिटर क्या बंदा है, इतनी अच्छी सोसाइटी हमारी सी क्लास दे रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, रजिस्ट्रार में डायरेक्ट रिव्यू ऑफ द क्लासिफिकेशन, तो फिर रजिस्ट्रार को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा और वो डायरेक्टली रिव्यू करके देखेगा कि ऑडिटर ने सही क्लास अलोकेट करी। देखो यार इसमें ना ये पॉइंट ये होता है, झगड़ा हो सकता है ऑडिटर के बीच में और सोसाइटी के बीच में, कभी भी अनबन हो सकती है, अनबन होती है तो गुस्सा निकालने के लिए ऑडिटर हमेशा क्या करता है, कभी कभी क्लास डाउन कर देता है, तो ये क्या करते हैं, अपील करते हैं, फिर रजिस्ट्रार आता है वो खुद से चेक करता है और वापस उसे उस क्लास पे ठीक कर देते हैं। तो ऐसी बातें हो सकती है, ये जेन्युइन भी हो सकता है कि सी देना चाह रहा हो, रीजन उसे मिले, पर ये कभी कभी थोड़ा बहुत गर्मी सर्दी में भी हो जाता है कि कुछ बिगड़ गया तो हमने दे दी गई, ठीक है, तो इनका पूरा रीजन दिया है, आप ऑब्जेक्ट करना चाहो तो कर लो, क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं सर। तो बस लाइन के लिखी हुई है, हे ऑडिटर जब भी क्लास दे रहा होगा ना तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल करिए, ऐसे ना अपने आप मर्जी से दे दियो, चेक करके दियो सब कुछ। ठीक है जी, लास्ट आ गई बात रिपोर्ट बनाने की, सोसाइटी की रिपोर्ट बनवा दो सर, खत्म करवाओ। डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, सर मैं ऑडिट रिपोर्ट बनाने लगा हूं, मैंने सब चेक कर लिया है, जो देखना था, ओवरड्यू और डेट से मैं शुरू हुआ, फिर मैंने आपका ओवरड्यू इंटरेस्ट देखा, फिर मैंने आपके बैड डेट्स देखे, मैंने सारा वैल्यूएशन चेक कर लिया, आपके एसेट लाइबिलिटी का सब कुछ सही लग रहा है, मैंने आपके प्रिंसिपल्स फॉलो होते हुए भी देख लिए, मैंने आपने जो जो एक्ट वगैरह आपने रूल्स वगैरह फॉलो करने थे वो भी देख लिया, और क्या पॉइंट मिस कर रहा हूं मैं, पर हाँ मैंने आपका जो लोन वगैरह के रजिस्टर थे उसमें टेस्ट चेकिंग भी कर ली, सब सही आ रहा है, और सारी सीरियस इरेगुलरिटीज भी चेक कर ली, मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। नाउ मेरा टाइम आ गया और मैंने आपको लास्ट में इसलिए कुछ गड़बड़ नहीं मिली तो लेट्स से एक क्लास भी दे दी, ठीक है, अब एक क्लास देंगे तो क्या कोई ऑब्जेक्ट करेगा, नहीं करेगा, अपने आप कहानी यही खत्म हो जाएगी, एक क्लास दी चुप हो गए सारे, बहुत बढ़िया, थैंक यू ऑडिटर, खत्म करो आगे बढ़ो। अब ऑडिटर के पास एक ही काम बचता है लास्ट में क्या देने का, एंड में रिपोर्ट बनाने का, रिपोर्टिंग तो हमें करनी होती है। तो एक पॉइंट हमें क्या सिखाया गया है इधर, सिर्फ छोटी सी बात कि भाई कभी भी तो रिपोर्ट को फाइनलाइजेशन करने से पहले हमेशा आस्क द सेक्रेटरी टू कन्वीन द मीटिंग ऑफ मैनेजिंग कमेटी, हमेशा तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी को बोलेगा भाई मीटिंग रख दे एक, मेरा रिपोर्ट बनाने का टाइम आ गया, मुझे डिस्कशन करनी है, रिपोर्ट बनाने से पहले बार बार नहीं काम करूंगा मैं, एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ, बता देता हूँ क्या रिपोर्ट बनाने वाला हूँ, सारे एग्री करे होंगे, घर जाऊंगा रिपोर्ट बनाऊंगा, चिपका दूंगा तुमको, कहते हैं ठीक है सर, तो पहले मीटिंग होगी हमेशा, बिल्कुल होगी। ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट शुड बी डिस्कस, एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के लेके आएगा, उसको डिस्कस करेगा, यहां सारी बातें होंगी, कुछ भी माइनर इरेगुलरिटीज आती हैं उसे सेटल कर लिया जाएगा या रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, या तो मैनेजमेंट मान जाएगी ठीक करने को, या हम मान जाएंगे हटाने को, कुछ भी हो सकता है, और मैटर्स ऑफ द पॉलिसी शुड बी डिस्कस एज वेल, जो पॉलिसी बना रखी है आपकी कंपनी ने, ये सोसाइटी ने, उसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, कुछ अगेंस्ट तो नहीं कर रहे हो, एंड में एक लाइन लिख देंगे क्या, ऑडिट रिपोर्ट शुड नेवर बी फाइनलाइज्ड विदाउट डिस्कशन विद द मैनेजिंग कमेटी, कभी भी आप खुद से रिपोर्ट नहीं दे सकते सीधी सीधी, सबसे पहले आपको ये मीटिंग रखवानी ही पड़ेगी, ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस करनी पड़ेगी, छोटी मोटी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा, लास्ट में ही क्या इशू होगी, हमेशा एक ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी। एम आई क्लियर, यस, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, जो नहीं है तो मैं पर्सनल भेज दूंगा, जो ग्रुप में है उसको मिल जाएंगे। 2 पेज तो शायद ना हो पाए, बट वी ट्राई करते हैं, 1 पेज होगा, छोटा है वैसे रिलैक्स। अब हम आएंगे रियल वर्ल्ड में, आज ये फॉलो होती है, ये जो अब तक हमने पढ़ा ये पुरानी फॉलो होती थी, अब आएगी मल्टी स्टेप। ये आपकी बुक में कितने पेज का टॉपिक होगा, आई थिंक 15 10 12 पेज से ऊपर का होगा स्टार्टिंग से, और पीछे, और पीछे, और पीछे, ये ऐसे देखिए पूरा मल्टी स्टेट कहाँ तक कवर हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, चलन दे, आगे आगे आगे, हाँ और आगे और आगे, और आगे, यहाँ तक, इंस्पेक्शन तक। 17 पेज। 16 पेज के 4 पेज में, मतलब ये पेज हमारा कुछ अराउंड 90 पेजेस का है, 94, 94 पेजेस का है, 94 का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 पेज में हो जाएगा ये। अब तक टोटल 9 पेज हुए हैं, गवर्नमेंट ऑडिट मिला के, सब मिला के।
ये इंपॉर्टेंट है। और फिर समझ आया दोनों को? पक्का? उससे पढ़ने लगते हैं कम से कम 2 घंटे ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। और इस टॉपिक के अंदर एक प्रॉब्लम है, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए ये नोट्स बहुत काम आए। उसमें मुझे डर है कि पहली बार वाले बच्चे इस नोट्स को फॉलो ना करने लग जाए सीधा सीधा। कुछ बुक्स की डिसएडवांटेजेस भी होती है। कभी कभी क्या होता है कि नया बच्चा वो थोड़ा सा ल्यूर होता है, उसे कम में ही डेटा चाहिए होता है, वो पहली बार में ही इस पे भागेगा। हमेशा पहले कोई टॉपिक को आपने कभी कराओ, क्योंकि अब हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज तो बहुत बढ़िया है, बेसिक कुछ नहीं है इसमें से। बट फिर भी ना एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, एक कॉन्फिडेंस वाली जो फीलिंग होती है, वो तभी आती है जब आपने या तो मॉड्यूल पढ़ाओ या कोई प्रॉपर बुक पढ़ी। उसके बाद आप सेकंड रिवीजन करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, फिफ्थ करो, लाइफ में आप इस बुक का प्रॉपर करके यूज कर सकते हो। अभी मेरे अराउंड बुक कितनी बनी है, हमारे 7 चैप्टर हो गए हैं और ये 60 में 64 पेज तक पहुंची है। अगर मैं इसको आगे पीछे प्रिंट कराऊंगा तो 32 पेजेस ही हुए हैं सिर्फ। अगर मैं उसको एक साइड प्रिंट रखता हूँ तो 64 पेजेस हुए हैं अभी तक। अगर उसको आगे पीछे प्रिंट करवा दिया तो 32 पेज, 32 पेज में 7 चैप्टर कवर हो गए। मोटा मोटा मुझे लगता है ये 100 पेज में खत्म हो जाएगी, मतलब 50 पेज की इतनी सी बुकलेट बन सकती है पूरे ऑर्डर। मजा आ जाएगा भाई, सब पढ़ने में बच जाएगा। वाह सर, अब तो मैं 6 बार कर लूंगा ऑडिट वाला। मैं बहुत टाइम लगता था, 11 बजे बैठ, कल मैं 11 साढ़े 11 बजे बैठा था, ये वाला पेज डिजाइन और आई थिंक बस ये 2 पेज ही डिजाइन हुए हैं, 3 साढ़े 3 ऑलमोस्ट। पहले कंटेंट को छोटा करना, सारा डालना, फिर क्वेश्चन से चेक करना कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा, फिर क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा इसमें पढ़ के। सब चीजें देख के फिर डिजाइनिंग करना, फिर स्टिकर्स डिजाइन करना। 1 डेढ़ महीना हो गया मुझे इसके काम करते हुए, सारी रातें 1 डेढ़ महीने से मैं कहीं नहीं गया हूँ। बस यार खत्म हो जाएगी बुक, 10 जुलाई तक खत्म हो जाएगी मोटा मोटा, शायद 7-8 जुलाई तक ही हो जाएगी। बस एक बड़ा टॉपिक बचा है गंदा, वो है चैप्टर 5। तो 150 पेजों का चैप्टर है यार, उसको बनाते हुए ना अंदर से मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं बोलूं मेरी बुक चैप्टर 5 के बिना है। मैं उसमें खुश हूँ। चैप्टर 5 बनाते हुए रोना आता है मुझे भाई, उसका एक तो बनाना बड़ा मुश्किल है यार, वो 157 पेजेस का चैप्टर है यार। सिर्फ कम से कम 25 26 30 पेज, शायद 32 पेज तो उसी के बने। एक दिन में 2 बनेंगे तो 16 रातें तो उसी के लिए चाहिए। चलो यार, तो करते हैं, आओ। अभी तो 1 घंटे 20 मिनट की क्लास हुई है सिर्फ, चलो चलो चलो, निपटाएंगे इसको। 2 घंटे तो पढ़ने ही है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ये है 99% पेपर में क्वेश्चन बनता तो यहाँ से, ये डिजर्विंग, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ से आया है, यहाँ से बहुत बार आता है क्योंकि उन्हें पता होता है ये सब पढ़ के आएंगे, ये सबसे कम बच्चे पढ़ के जाते हैं, तो इसलिए हमेशा पेपर टारगेट इस एरिया को ज्यादा करता है, इसलिए पहले उसको कवर किया। ठीक है, पर बनता है यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि ये अच्छा टॉपिक, इसमें कुछ ज्ञान की बातें जो सीखने वाली बातें ज्यादा मिलेगी यहाँ। चलो जी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बदला? कुछ नहीं बदला सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बहुत पुराना था, उसको नया करना था। और दूसरा प्रॉब्लम क्या थी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले एक ही सिटी में एक ही स्टेट में खोलनी अलाउड थी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि सर अब सब कुछ बड़ा हो रहा है, हम लोग भी बहुत फैल रहे हैं, मेंबर्स हमारे ज्यादा हो रहे हैं, सारे मेंबर एक सिटी में नहीं रहते, तो स्टेट में हमारी एक ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या दे दो, डिफरेंट स्टेट्स में खोलने की परमिशन भी होनी चाहिए। जब कंपनी एक से दूसरी जगह पे उठ के जा सकती है तो सोसाइटी का क्या प्रॉब्लम? तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, तो मल्टी स्टेट बना देते हैं। तो हमने बोला बिल्कुल सर, मल्टी स्टेट बनाइए कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब जब मल्टी स्टेट आ रही थी तो उन्हें मिल गया कि एक तो 1912 का एक्ट है वो बदल जाएगा, चीजें थोड़ी नए तरीके से डिजाइन कर लेंगे, और दूसरा ऑडिटर भी कह रहे थे भाई मुश्किल से तो ऑडिट आता है, एक ऑडिट को बैंक के ऑडिट आजकल मिलते नहीं है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट सिंपल सिंपल सा होता है, अच्छा भी होता है, हमें दे दो ना। तो उन्होंने हमारी सुन ली। हमारी सुन के क्या करा, उन्होंने बोला ऐसा करो, एक नया एक्ट पास कर दो पहले तो।
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। एक तो नया एक्ट आ गया पिक्चर में, और नया एक्ट आया तो उसने एक चीज क्लियर करी, क्या कि जितने भी फंड्स होंगे ना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो कभी भी यूज नहीं किए जाएंगे किसी भी किसके लिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए। क्योंकि जब ये रिक्वेस्ट आ रही थी ना एक्चुअली में इसको करने की मल्टी स्टेट, तो काफी सारा बेनिफिट किसको नजर आ रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज को नजर आ रहा था कि यार कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू पैसा घूम जाएगा, एमएलए खरीदे जा सकते हैं, ये होगा वो होगा। क्योंकि जैसे एनजीओ का बेनिफिट उठाया जाता है आज, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का बेनिफिट उठाया जाता है आज, वहां पे बहुत एमएलए के फंड पड़े रहते हैं, एनजीओ के अंदर 2 नंबर का पैसा बहुत पड़ा रहता है, बहुत होल्ड होता है। ऐसे ये भी एक मीडियम हो सकता था, लेकिन इसको 2002 में पहले ही पता चल गया था कि इसको ये मीडियम नहीं बनने देना, ये मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बना है। तो इसके अंदर से पहले दिन ही, पहले देखो आप पढ़ोगे तो एक्ट शुरू में ही लाइन लिख रखी है कि भाई इसका कोई भी पैसा, जो ये बहुत सारे लोन बांटती है, ये ऐसा लोन कोई नहीं बांटेगी जो किसी भी किसके लिए यूज हो, किसी भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज हो, ऐसा अलाउड नहीं है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई डायरेक्टली लिंक किससे नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? तो पॉलिटिकल पर्पस पे बहुत बड़ा क्या है, हमेशा कांटा है जब भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, नॉर्मल कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात है, पॉलिटिकल पर्पस पे पैसा डालना अलाउड नहीं। एम आई क्लियर? यस, चलो जी। दूसरा बात सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर क्या इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई फर्क है? मैंने बोला नहीं, कोई फर्क नहीं है, बस पॉइंट्स को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। कैसे करा सर? ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेम पॉइंट है, जो ऊपर था वही सेम आ गया। ऑल सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, जो ऊपर था वही सेम आ गया। ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। कहां गया सर हमारा? ये ऑल सम्स एंड मनी रिसीव्ड, यही वाला पॉइंट वहां भी है, ऑल सेल एंड परचेज ये वाला पॉइंट वहां भी है, एसेट एंड लायबिलिटीज वाला पॉइंट वहां भी है। ये पूरा का पूरा बॉक्स सेम टू सेम है दोनों में, चाहे वो नॉर्मल सोसाइटी हो, चाहे वो कौन सी वाली हो, मल्टी स्टेट हो। सिर्फ इसके अंदर जो इन्होंने ऐड करी चीज वो है कॉस्ट से रिलेटेड, क्योंकि जो इन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल्स में कॉस्ट का फैक्टर यूज किया ना, ये जो फैक्टर था, ये फैक्टर इनको नजर आया यार, ये प्रिंसिपल में एक अच्छा फैक्टर है कि हमें ना कुछ कॉस्ट के बारे में सोचना चाहिए। कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही थी, तो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बाकी सब तो ले लिया था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहां ले लिया, सेल एंड परचेज यहां ले ली, एसेट लाइबिलिटी यहां ले ली, जो एक चीज बची थी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट वाली, ठीक है ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल जो बनता है वो ट्रेडिंग वाला, उसको बोला कोई भी अगर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अंगेज है प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग, वो ऐसा कोई भी काम करती है, प्रोड्यूस करती है कुछ, प्रोसेस करती है कुछ, मैन्युफैक्चर करती है कुछ, तो वो यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर कॉस्ट, अगर वो कभी भी कोई मटेरियल, लेबर या कॉस्टिंग जैसा कुछ काम कर रही है, तो उसे ये वाली बुक्स भी क्या करके रखनी पड़ेगी, मतलब कहने का मतलब है कॉस्ट की बुक्स भी क्या करके रखनी पड़ेगी, आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी एज अ MCSC, मल्टी स्टेट, MSCS, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बात क्लियर है? 3 पॉइंट तो सेम टू सेम आने, एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है इसमें, कॉस्टिंग की बुक्स और ऐड हो रही है। एम आई क्लियर? यस, क्योंकि ये चीज अच्छी थी, पहले एक्ट बहुत पुराना था, चेंज नहीं कर सकते थे, पर अब चेंज का मौका मिला तो कर दिए। चलो जी, वही वाला पॉइंट ऊपर पड़ा था, उसके ऑडिट में कौन कौन से पॉइंट्स है जो नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हुए आता है, ऐसे ही पढ़ेंगे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करते हैं तो क्या क्या बातें होती हैं। वहां भी क्वालिफिकेशन पढ़ा था, यहाँ भी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। वहां तो लिखा था एक ऑडिटर होगा, एक सीए होगा, साथ में और 2 तरह के लोग भी होंगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहाँ कौन लिखा है एलिजिबल, सिर्फ कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यहाँ से हमने वो डिप्लोमा वाला बंदा उड़ा मारा, और यहाँ से हमने वो वाला भी बंदा उड़ा मारा जो कोऑपरेटिव बैंक का क्या करता था, खुद से आके ऑडिट करता था, उनको हटा दिया। सिर्फ कौन रह गए मेरे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एलिजिबल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिट नाउ। सिर्फ किसके पास आता है, हमारे पास आता है इनका ऑडिट। क्या बात क्लियर है? चलो जी, दूसरा सर, कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा सर, वही सारी बातें जो आपने लॉ में पढ़ी है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती, कोई भी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द सोसाइटी ऑडिट नहीं कर सकता, कोई ऑफिसर मेंबर एम्प्लॉय ऑफिस मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर का वो भी नहीं कर सकता, मतलब ऑफिसर का रिलेटेड भी नहीं कर सकता। और देखो कितनी पुराना एक्ट है ना, तो पुरानी बातें कितनी कितनी, कोई भी पर्सन जो इंडेबिटेड होगा, कोई गारंटी सिक्योरिटी दे रखी होगी सोसाइटी को, एक्सीडिंग अमाउंट देखो कितनी सी है, सिर्फ 1,000। तो याद रखना कि सोसाइटी की जब भी बात आएगी ना, कोई बड़ी अमाउंट एग्जिस्ट नहीं करती। मैक्सिमम अमाउंट कितनी एग्जिस्ट करती है, 1,000 रुपए। हमने शेयर होल्डिंग में ही पढ़ा था, मैक्सिमम वैल्यू कितनी लाउड है बंदे को, 1,000 रुपए की, उसके शेयर जितने बनते हैं ले ले। ऐसे ही यहाँ पे भी कितनी वैल्यू लाउड है, अभी भी 1,000 रुपए की। जबकि इन्होंने ये एक्ट चेंज करा 2002 में, ये भाई साहब यहाँ एक जीरो और लगा सकते थे कि चले यार 10,000 कर देते हैं, लेकिन इन्होंने उसको भी नहीं माना, इन्होंने बोला इसको भी 1,000 रुपए ही रहने दो। तो मतलब सर ये कोई भी बंदा, अगर किसी बंदे ने कोई पैसा ले रखा है 1,000 रुपए से भी ऊपर का सोसाइटी से दे रखा है, तो कोई भी मेंबर ऑफिसर नहीं, कोई भी एम्प्लॉय वगैरह नहीं, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, किसी भी बंदे को ऑडिटर बनना अलाउड नहीं है। मतलब इसको ऑडिटर नहीं कर सकता, कौन करेगा, सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। क्लियर सर? इफ डॉलर, अगर अगर तुम पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे
ये नहीं थे, तुमने ऑडिट ले लिया, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम आपने कंपनी से 1,000 रुपए से ऊपर की कोई गारंटी वगैरह ले ली, मतलब चलते चलते ऑडिट के दौरान आप ऐसा कुछ कर बैठते हो, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और आपके लिए एक डीम्ड ओपनिंग वहां पे खुल जाएगी कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक ऑडिटर की क्या खुली हुई है, वैकेशन खुली हुई है, कोई भी आगे ऑडिटर बन सकता है। क्लियर है? अगर आप पहले से, जब पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। ज्वाइन करने के बाद अगर आप इसमें कुछ आ जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लॉ में हम ये बातें पढ़ते ही हैं। ठीक है सर जी। सर जो अपॉइंटमेंट होगी ऑडिटर की कब तक चलेगी? बहुत सिंपल सा काम है। पहला ऑडिटर जब आएगा वो पहले महीने में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूं। जब पहला ऑडिटर आएगा विद इन 1 मंथ ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जैसे ही कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होएगी 2002 एक्ट के अंदर, पहले महीने के अंदर अंदर किसको लेके आना पड़ेगा? आपको ऑडिटर को लेके आना पड़ेगा। और वो आपकी कब तक टिकेगा? पहली एजीएम तक आपकी कंपनी के अंदर रहेगा। सर उसके बाद क्या है? उसके बाद सब्सिक्वेंटली आना, वो कब आएगा? हर एजीएम पे एक नया बंदा लाना, हर अगली एजीएम तक टिकाए रखना उसको। तो मतलब कहने का मतलब है कि हर साल में एक नया ऑर्डर आता है। द आंसर इज यस। पहले वाला पहले महीने में अंदर आता है, पहले एजीएम तक रहता है, अगली एजीएम में फिर से पहले दिन पे एक बंदा अपॉइंट करते हैं, वो अगली एजीएम तक रहता है, फिर अगली एजीएम में नया बंदा ले आते हैं, वो अगली एजीएम तक रहता है। ऐसे कहानी चलती रहती है। क्लियर है? हर एजीएम पे एक नया ऑर्डर अपॉइंट कर लिया जाता है। पहला ऑर्डर की कहानी याद रखनी है, बस पहले महीने में फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको लेके आना पड़ेगा। ये जरूरी है। 30 डेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइन बनेगी, विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, और विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिट, फ्रॉम द सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और ऐसे तो ऐसे पॉइंट बनाएगा। तो याद रखना है पहला ऑडिटर पहले महीने। ठीक है, इस बात को याद रखना। चलो जी। सर पावर है कोई? कोई पावर है भाई के पास? पावर ऑफ ड्यूटीज है? बिल्कुल है सर। वो बेसिक बेसिक बातें। ऑडिटर के पास पावर होती है किसकी? सारी बुक का एक्सेस उसके पास होगा। कोई भी अकाउंट चेक करना है कर ले भाई, कोई भी वाउचर चेक करना है कर ले भाई, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन तेरे को चाहिए ले ले भाई, किसी भी बंदे से सोसाइटी के। क्या सारी पावर देनी पड़ती है ऑडिटर को? आंसर इज यस। सब पावर उसके पास अलाउड है। ऑडिटर को ना और भी पावर दे रखी है एक, क्या करने की? इंक्वायरी करने की। अब जिस बच्चे ने मेरे साथ कंपनी ऑडिट वाला सेक्शन पढ़ा है, जो चैप्टर 8 में आएगा, आप लोगों को चैप्टर की क्लास में होगा, समझ आ जाएगा वहां पे भी। ये एक ऑडिटर शैल मेक इंक्वायरीज का एक पॉइंट आता है कि ऑडिटर सेक्शन 143(1) के अंदर कुछ इंक्वायरीज कर सकता है। उसमें पॉइंट होता है ABCDEF करके। तो उसमें से हमारे यहाँ पे टोटल इन्होंने 4 पॉइंट सेम टू सेम उठा रखे हैं कि ऑडिटर के पास ये 4 पावर्स दी हैं इंक्वायरी करने की। ए से पॉइंट आता है एडवांसेस का, बी से आता है बुक्स ऑफ एंट्रीज का, ई से आता है एक्सपेंस का जो पर्सनल वाले होते हैं, और एफ से आता है फॉर कैश वाले शेयर्स। सर आप ये वाला एक बार दिखा दोगे तो तसल्ली हो जाएगी। मैं दिखा देता हूं आप लोग। ये देखिए, इसके अंदर अगर आप जाएंगे ज्वाइंट ऑडिट, ये कंपनी ऑडिट वाला हमारा पेज है। इसके अंदर में यहाँ पे ये रहा सेक्शन 143(1) की बात हो। तो 143(1) में हमारे पास ABCDEF करके ये टोटल 6 पॉइंट है। इसमें से उसने ये एडवांस वाला पॉइंट लिया, उसके बाद में बुक्स ऑफ एंट्रीज वाला पॉइंट लिया, उसके बाद में एक्सपेंस वाला पॉइंट लिया, और एफ से फॉर कैश। ये चारों बातें सेम टू सेम वहां पे क्या करी गई है? रिपीट करी गई है। मतलब ये पावर्स किसके पास होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर के पास भी होती है। मतलब ये कंपनी ऑडिट की बात हो रही है, तो कंपनी ऑडिटर के पास 6 पावर्स है। इसमें से 4 पावर हमने किसके पास रखी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर के पास में भी रखी है। अगर मैं बताऊं क्यों नहीं रखी सी वाली, क्योंकि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की बात करता है, वो कंपनी ही नहीं है, तो कंपनी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भी नहीं आता, ये हटा दिया। और डिपॉजिट, डिपॉजिट वो ले नहीं सकती, तो डिपॉजिट भी नहीं लेती, तो डिपॉजिट वाला पॉइंट भी क्या कर दिया हमने वहां से हटा दिया। तो कौन से रखे? A B E और F। ऐसे ही अभी आगे जाऊंगा तो एक 143(3) की बात करेगा कि उसकी भी पावर अलाउड है, वो है IBBB। ये IBBB हमने पढ़ा था, IBBB तो ये जो IBBB करके है, ये 4 पॉइंट ये वाले सेम टू सेम पॉइंट आगे भी लगेंगे, तो ये यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पढ़ सुन लेना वाले, सिंपल सा टॉपिक है, ये वाली क्लास होगी। तो ये वाला पूरा पढ़। पावर्स एंड ड्यूटीज में क्या है? ऑडिटर के पास सारी पावर्स है, बुक्स देख, अकाउंट्स देख, वाउचर देख, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए ले ले। और साथ में तू इंक्वायरी करना चाहता है ये 4 मुद्दों के बारे में, तो तू ये 4 मुद्दों के बारे में इंक्वायरी भी क्या कर सकता है? कर सकता है। एडवांसेस को लेकर इंक्वायरी करेगा, एडवांसेस आपके सारे सिक्योर्ड है, कुछ भी अगेंस्ट द कंपनी तो नहीं दे रखा? नहीं दे रखा। सारी की सारी एंट्रीज आपकी बुक्स ऑफ एंट्री से मैच करती हैं? करती हैं। सारे के साथ कुछ भी, कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो आपने पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू में कंपनी में डाल रखा हो? नहीं डाल रखा। कोई भी ऐसे शेयर है जो आपने कैश में इशू करे हैं, तो वो कैश रिसीव हो गया और बुक में दिखा दिया या नहीं दिखा दिया? ये 4 क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पे क्लियर वो कर लेता है। क्लियर है बात? यस, चलो ठीक।
सर उसके बाद सर ऑडिट रिपोर्ट क्या है कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या होता है। जब आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हो बिल्कुल सिंपल है सर, जो हम वहां करते हैं हमें बस इतना बताना है क्या इनकी बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, किस किस का बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस है। यही करते हैं हमारे किसी कंपनी में, सोसाइटी में भी यही करते हैं कि हमें सिंपल चेक करना है क्या जो सोसाइटी की बुक्स हैं, वो जो अकाउंट्स हैं, क्या वो ट्रू एंड फेयर बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। सर इसके एडिशन कुछ बता दो। बिल्कुल सर, ऑडिटर को ऑल्सो स्टेट करना पड़ेगा वो 143(3) वाली 4 कंडीशंस को भी यहाँ पे वो यूज करता है। पहला, क्या ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन तेरे को रिसीव हो गई ऑडिटर। दूसरा, क्या तेरी सारी की सारी बातें बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे बनानी चाहिए एज पर लॉ तूने बना रखी है, ये चेक करेगा। क्या ब्रांच की रिपोर्ट ऑडिटर को रिसीव हो गई है, अगर उसकी ब्रांच है तो उसकी ब्रांच की रिपोर्ट, देखो मल्टी स्टेट चले गए हैं तो ब्रांच खुल गई होगी, ब्रांच खुल गई होगी तो ब्रांच की रिपोर्ट भी मेरे पास आ जानी चाहिए, इसलिए ब्रांच का पॉइंट भी आता है। और लास्ट, सारी की सारे ऊपर इंफॉर्मेशन तेरी बैलेंस शीट और पीएनएल से क्या करनी चाहिए, एग्री करनी चाहिए। ये 4 बातें कहां लिखी हैं, ये 4 बातें भी आप जो मैंने बता रहा हूं ये लिखी है आपके सामने, ये वाली इंफॉर्मेशन, बुक्स, ब्रांच और बैलेंस। क्लियर है, ये यहां पढ़ लोगे वहीं सेम बातें लगानी पड़ेगी, पेपर में आने के चांसेस हैं वेरी रेयर, ठीक है, वेरी वेरी रेयर, बट ठीक है पॉइंट है तो हमें छोड़ना नहीं है, कुछ माइंड को सेटिस्फेक्शन देनी है, छोड़ना नहीं। तो ये 143(1), 143(3) कहाँ कहाँ यूज होता है सोचो, वहां तो यूज होता ही है भाई साहब, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी बैठा हुआ है अपना घर बना के। तो जल्दी से मेरे साथ 4 पॉइंट कवर कर लिए। क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट था एमसीक्यू परस्पेक्टिव से, अपॉइंटमेंट वाला, पावर्स एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब आऊंगा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो इस पेज के विच इज माई दिस वन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा हुआ भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते सीधा क्वेश्चन। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट। वो कह रहा है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर है कि वो अगर तुमको डायरेक्टली स्पेशल ऑडिट देना चाहे किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो क्या दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो कह रहा है ये अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं हुई है तेरी, कोई तो अपॉइंट नहीं हुआ, कोई तेरे को पावर नहीं, कुछ नहीं है, तो इसको ऑडिट नहीं करता, एकदम से सेंट्रल गवर्नमेंट उठ के आती है और कहती है भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जरा ऑडिट करवा। तो क्या वो करवा सकती है, मैंने बोला करवा सकती है, पर वो कब करवाएगी, वो क्या रीजन है कि सरकार को आना पड़ गया हमारे बीच में। सरकार पहले कौन हमारे को कौन लेके आता है, रजिस्ट्रार लेके आता है वैसे तो, पर यहाँ पे सरकार डायरेक्टली मुझे अपॉइंट कर रही है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने के लिए। सोचो कुछ बड़ा मेजर ही हुआ होगा, वरना सरकार को क्या जरूरत पड़ी थी मेरे जैसे बंदे को वहां भेजने की, तो क्यों भेजा है। अफेयर्स आर नॉट मैनेज अकॉर्डिंग टू, वो कहते हैं ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना भाई जिसका तेरे को ऑडिट करने भेज रहा हूं, जिनके जो अफेयर्स है जो वो काम कर रही है वो अकॉर्डिंग टू कैसे नहीं हो रहे हैं, सेल्फ हेल्प, यूजुअली सोसाइटी बनती है हेल्प करने के लिए, वो नहीं कर रही है, म्यूचुअल एड प्रोवाइड करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर रह के काम करने के लिए, साउंड कमर्शियल प्रैक्टिसेस के अंदर रह के काम करने के लिए, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए काम करने के लिए। मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को जिस सोच से बनाया गया था कि ये मदद करेगी लोगों की, अपने मेंबर्स की मदद करेगी, ऐसे अच्छे प्रिंसिपल्स के लिए बनाया गया था, वैसे क्या नहीं हो रहे, इसके अफेयर्स नहीं हो रहे। मतलब आपने नाम नाम की क्या खोली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली है, अब काम कौन सा कर रहे हो, धंधलेबाजी का कर रहे हो। ऐसा कुछ मिलेगा सरकार का कर देगी, आपका स्पेशल ऑडिट करवा सकती है। वर्ड क्या याद रखना है, स्पेशल ऑडिट, ठीक है, स्पेशल ऑडिट हो रहा है यहाँ पे इनका। क्यों हो रहा है, आपके काम आपके जो प्रिंसिपल से उससे क्या नहीं हो रहा, मैच नहीं हो सकते। क्लियर है पहला। दूसरा, मैनेजमेंट लाइकली टू कॉज सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री या बिजनेस। वो कह रहा है भाई ऐसी मैनेजमेंट है ना इनकी, अगर ये करती रही कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ा टाइम भी और चली तो तगड़ा इंजरी या क्या डैमेज करके मानेगी, किसके ऊपर, पूरे के पूरे ट्रेड, पूरे की पूरी इंडस्ट्री, पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर। कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर देंगे कि नेगेटिव एग्जांपल सेट कर देंगे, इतनी बुरी है, लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हमें क्या करना चाहिए, उसको भूल के भी इससे नाता जोड़ना चाहिए। ऐसा कुछ ये काम कर रहे हैं जिसकी वजह से प्लीज ऑडिटर जा और देख भाई इतना कैसे ये लोग खराब कर सकते हैं कुछ। क्लियर बात। तीसरा, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी हो रही है कि सॉल्वेंसी की बात आ रही है, ऐसा लग रहा है सरकार को कि भाई साहब इनकी जो रिपोर्ट बन के आ रही है उसमें ये तो ऑलमोस्ट एंडेंजर इट सॉल्वेंसी, ये तो सॉल्वेंट होने वाले हैं, ये तो डूबने वाली है, लोगों का पैसा लेके, इतना पैसा लेके ये डूबने वाली है, ये जाने वाली है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब पैसा बहुत है सोसाइटी पे लेकिन वो खुद को सॉल्वेंट साबित करने में लगी हुई है कि यार हम तो टिक नहीं पाएंगे, सारा पैसा खत्म हो गया, बहुत नुकसान हो गया, ऐसा कुछ कर रही है, फाइनेंशियल पोजीशन पूरी की पूरी सॉल्वेंसी में जा रही है, ऐसे 3 केसेस के अंदर किसको भेजा जा सकता है, हमारे जैसे ऑडिटर को भेजा जा सकता है, इसका क्या करने के लिए, स्पेशल ऑडिट करने के लिए। क्लियर बात। पहला पॉइंट, जो आप काम कर रहे हो वो प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं है, प्रैक्टिसेस के हिसाब से नहीं है, तब हमारी बारी आएगी।
आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो इंजरी और डैमेज कर देगा पूरी के पूरी ट्रेड और इंडस्ट्री को, तो हमारी बारी आएगी। तीसरा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर सरकार को ऐसा लगेगा कि एंडेंजर हो रही है, खत्म होने वाली है, सॉल्वेंट होने वाली है, बंद हो जाओगे, तो उस केस में किसको वो पॉइंट कर सकता है? हमको पॉइंट करने कहेगा एक बार इसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर लेके आ, ये एक्चुअली में बंद होने वाली है या ये अपनी बुक्स को क्या कर रही है, मैनिपुलेट करके दिखा रही है। क्लियर बात? बिल्कुल सिंपल है सर। इसमें क्या कुछ अदर कंसिडरेशंस आती हैं? एक एक नंबर की बात है, ठीक है, सुन लेना, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, सिर्फ सुनना जल्दी से। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा? बिल्कुल सर, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ऑर्डर दे सकती है किसी भी पीरियड पे हमारे को ऑडिट करने के लिए, ठीक है सर। अपॉइंटमेंट कैसे होगी? किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हो सकती है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग ऑडिटर जो उनको ऑलरेडी ऑडिटर है उसको भी बोल सकती है सरकार, और किसी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी कह सकती है स्पेशल ऑडिट करने के लिए, ठीक है जी। ऐसी कौन सी वाली सरकार होगी जो ऐसा करवा सकती है? जिस सरकार ने मस्ट होल्ड करना चाहिए मोर देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ऐसी वाली सोसाइटी जिसके अंदर सरकार का खुद का 51% या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, ऐसी वाली सरकार ही होगी जो हमारे को बोलेगी। मतलब कहने का मतलब समझ आ रहा है, सरकार स्पेशल ऑडिट तब कराती है जब उसे अपना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। खुद का 51% शेयर है और लग रहा है डूबने वाली हो रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा भी नुकसान हो जाएगा, तो किसी ऑडिटर को बेसिकली क्या करवा रही है? उसका ऑडिट करवा रही है। क्लियर बात? तो सर कौन करवाती है? सरकार करवाती है, कभी भी करवा सकती है। अपॉइंटमेंट तो किसकी होगी? किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा सकती है, एग्जिस्टिंग ऑडिटर से भी करवा सकती है, दोनों अलाउड है। शेयर होल्डिंग कितनी है उसकी? 50-51% से ऊपर की होनी चाहिए, सरकार की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तभी इसका स्पेशल ऑडिट का वो दे पाएगी, वरना नहीं दे पाएगी। बस यही एक पॉइंट है। अगर 51% से लेस वाली सरकार की होल्डिंग है, तब क्या वो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवा सकती है? द आंसर इज नो। मोर देन और इक्वल टू 51% अगर सरकार के पास है, बोलने को वो सरकार की ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तभी सरकार के पास राइट है उसका स्पेशल ऑडिट करवाने का। क्लियर बात? यस। फिर उसके बाद स्पेशल ऑडिटर है तो स्पेशल ऑडिटर को पावर्स वगैरह देनी पड़ेगी। बोला बिल्कुल वही पावर है जो ऊपर 73 में लिखी हुई है। 73 कहाँ है सर हमारा? ये वाला वही पावर है। बुक्स ले ले, ये देख ले, वो देख ले, ये सब ले ले, वही सेम पावर आपको यहाँ पे भी दी है, कुछ नया नहीं है। तो क्या, और जो इसकी रिपोर्ट आएगी ना, आपने वो मेंबर को सबमिट नहीं करनी, वो किसको सबमिट करनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वेरी नाइस पॉइंट, वेरी गुड एमसीक्यू पॉइंट। कि स्पेशल ऑडिटर की पावर तो सेम है, लेकिन इसमें मेंबर को नहीं बताना होता आपने स्पेशल ऑडिट करके, किसको बताना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि अपॉइंट करने वाला कौन था हमारे को? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिसने मेरे को अपॉइंट करा है, रिपोर्ट मेरी उसी को जाएगी। फिर उसके बाद सर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मैं रिपोर्ट देता हूँ, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करती भी है स्पेशल ऑडिट करवाने के बाद, या बस रिपोर्ट लेके बैठ जाती है? मैंने बोला नहीं भाई, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। कितने महीने के अंदर अंदर? वेरी वेरी एमसीक्यू पॉइंट, 4 महीने के अंदर। जैसे ही आपके पास रिपोर्ट आती है स्पेशल ऑडिटर से, आप उससे 4 महीने के अंदर अंदर जो भी उसने बताया होगा, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों अच्छे से काम नहीं कर रही है, जो भी उसकी रिपोर्ट बनी होगी, 4 महीने के अंदर अंदर आपके पास टाइम दिया सरकार, इस पर जो एक्शन लेना है तो ले सकते हैं। क्लियर बात? सर जैसी रिपोर्ट आएगी, सेंड इधर अ कॉपी ऑफ द एक्सट्रैक्ट टू द, किसके लिए? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। मतलब जब भी सरकार के पास पूरी रिपोर्ट आती है, सरकार 4 महीने में एक्शन लेगी, और वो एक्शन की कॉपी वगैरह लगा के किसको सबमिट करेगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी को देगी कि भाई ये तुम्हारा मैंने ऑडिट करवाया था, ये मेरे को बताया था ऑडिटर ने, और इसके बेसिस में ये मैं तुम्हारे लिए क्या ले रहा हूँ? एक्शन ले रहा हूं। यस और नो? यस। और लास्ट पॉइंट सर, सर कुछ एक्सपेंसेस होंगे ऑडिट के लिए। हाँ, तो सर खर्चा कौन उठाएगी वगैरह? बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना खर्चा लेने ऑडिटर तूने, देगी कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जबकि ऑडिट भी नहीं करवाया स्पेशल ऑडिट, लेकिन फिर भी किसके ऊपर खर्चे की बारी आती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। कि सर खर्चा क्या होगा, रेम्युनरेशन क्या होगी, डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पे किसको करना पड़ता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करना पड़ता है। और ढंग का काम नहीं कर रहे हो, मुझे आपके लिए ऑडिटर लाना पड़ा, तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके पैसे देने की। तो हम पैसा किससे लेंगे? सरकार हमारे को पैसा निकलवा के देगी, लेकिन देगा कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा देने वाली है। क्या बात क्लियर है? यस और नो? दिस इज द होल पॉइंट अबाउट कौन सा वाला टॉपिक हमारा? ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर? यस और नो? पक्का पक्का है? छोटे छोटे पॉइंट, पॉइंट बहुत सारे हैं, बट सारे छोटे छोटे हैं, ठीक है। इसमें बस यही वाला पॉइंट है सबसे खास, जो पेपर में कल आने का दम रखता है। बाकी सारे तो साथ में आएंगे, ये कल आने का दम रखता है भाई पूरा। ठीक है, ये 3 पॉइंट। ठीक है, बाकी ये 4 महीने वाली बात बस अच्छे से थोड़ी याद रखनी है, कि 4 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके ऊपर क्या करना होता है? रिपोर्ट करना होता है। डन? यस। और नहीं करोगे क्या? कर लेते हैं, एक 5 मिनट का क्वेश्चन। एक वो है, ठीक है, 2 सेक्शन खींचे, इधर 78, इधर 79। आ जाओ। छोटा सा, और एक्चुअली में क्या है, 3 पॉइंट कॉमन है। आपकी बुक में अलग अलग दिख रहा होगा, पेज लंबे हैं। 3 पॉइंट कॉमन है, 78 में भी ये 3 पॉइंट ऐसे ही लगेंगे, 79 में भी 3 पॉइंट ऐसे लगेंगे। एक पॉइंट में बस डिफरेंस आ रहा है, और कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा टॉपिक। ये नीचे इसी का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, इतने से ही कवर हो जाएगा ये पेज। पहले मेरे से एक बार सुन लो, अगली बार बस ये पढ़ना है तुम लोगों को। ठीक है, चलो खत्म करते हैं।
चलो चलो, मानेगा आंसर थोड़ी सी हिम्मत और। आ जाओ आ जाओ सर, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, बस फिर कल अदर ऑडिट शुरू करेंगे आप। सबसे, मान के चलो इसको लिख लो कि पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा, लिख लो बस कि सर आ गया, बस पहुंचने वाला है, सितंबर 26 तक की ऑलमोस्ट देरी है और ये आएगा। इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, ऑडिट हमने करवा लिया ऊपर। ऑडिट से हर काम नहीं बनता, क्योंकि ऑडिट के अंदर कुछ राइट्स हमारे पास नहीं होते घुस के काम करने के। वो राइट्स होते हैं किसके पास? इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन के पास। ठीक है ना, कि हम कुछ डिटेल में चेकिंग करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर को रोल मिलता है वो हमें यहाँ रोल मिलता है थोड़ा बहुत करने के लिए। ऑडिट में तो हमें थोड़े लिमिटेड रहते हैं, यहाँ पे हम पूरा का पूरा एडवर्स होकर ऑडिट करते हैं, सब ढूंढ के लाना होता है हमें। तो ये जो दो सेक्शन बने हैं, ये किसलिए बने हैं? अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन की जाती है तो वो कब की जाएगी और कैसे की जाएगी, ये यहाँ पे बताना है बस। कोई छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलो चलो, कुछ कॉमन प्रोविजन है तो दोनों के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, आपको अलग अलग मिलेंगे, दोनों में 5-5 पॉइंट, आपने वैसे ही लिखना है। पहले सबको 78 के हिसाब से सुनना है, ठीक है, हम सेक्शन 78 पढ़ रहे हैं और 78 इज अबाउट इंक्वायरी। ठीक है चलो। सर इंक्वायरी होगी तो पहले बात आती है व्हेन, इंक्वायरी कब करवाई जा सकती है किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की? तो कह रहा है सेंट्रल जो रजिस्ट्रार है में एक्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ। देखो कहानी हमेशा सिंपल है, एक रजिस्ट्रार बैठा है टॉप पे सोसाइटी के, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर, एक मेंबर उठ के गया, सर बहुत ही बुरी है सर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं गलती से इसका मेंबर बन गया, इतना गंदा काम करती है ना, प्लीज प्लीज सर इसकी इंक्वायरी करो, ये तो बहुत ही एडवर्स काम कर रही है, ट्रेड खराब कर रही है, मार्केट खराब कर रही है सोसाइटी, ऐसा हो रहा है। तो होता है सर, क्या एक बंदे की रिक्वेस्ट एक्चुअली में माननी चाहिए या नहीं? क्या एक बंदा उठ के जा सकता है? आंसर इज यस। क्या उसकी रिक्वेस्ट माननी बहुत बड़ी बात है? तो क्या दिया कि अगर, और देखो इंक्वायरी बहुत बड़ी चीज होती है, एक बंदे की रिक्वेस्ट पर इंक्वायरी करवाने लगे तो कल 10 बंदे उठ के आ जाएंगे तो 10 इंक्वायरी खोलनी पड़ जाएंगी। तो इसलिए एक पैरामीटर सेट करा सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से। क्या पैरामीटर करा? सेंट्रल रजिस्टर इंक्वायरी तभी करवाएगा जब इन चार में से किसी से रिक्वेस्ट आएगी। इन चार का मतलब क्या है? पहला, पहला क्या है? फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, हर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक फेडरल दो यूनिट बनी है जो उसको गवर्न करती है। अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है, इसके अंदर सरकार भी आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। अगर किसी फेडरल कोऑपरेटिव को लग रहा है कि हाँ भाई इसका ऑडिट होना, इसका क्या होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। मतलब टॉप का कोई इंक्वायरी का ऑफिसर बोले कि इंक्वायरी करवानी चाहिए तो क्या बनती है? बिल्कुल बनती है। तो फेडरल कोऑपरेटिव अगर बोल रहा है तो करवा लो इंक्वायरी, ठीक है जी। अगर कोई क्रेडिटर बोल रहा है, देखो क्रेडिटर ना बिना बात के आता नहीं आपकी कंपनी में, जिसने आपका पैसा देना है। क्रेडिटर कौन होता है? जिसने हमारा पैसा देना होता है। देने वाला बंदा क्यों आएगा बिना किसी उसके रीजन के? देने वाले बंदे को जब कुछ छुपा होगा ना तभी आएगा। तो क्रेडिटर को ना इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अगर किसी ने आपका पैसा देना है एज अ क्रेडिटर और उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी से कुछ गलत कर रही है वो, तो वो जाके क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है सेंट्रल रजिस्टर के ऊपर कि सर अपनी, किसकी? अपनी पूरी की पूरी एमसीएससी की क्या करो आप? इंक्वायरी करो। तो क्या करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। इंपॉर्टेंट क्या है ये बोले, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द बोर्ड मेंबर। अगर बोर्ड मेंबर खुद से चाहता है इंक्वायरी करवाना तो कम से कम 1/3 बोर्ड मेंबर को क्या करना पड़ेगा? उठ के आना पड़ेगा। लेट्स से अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 10 है टोटल बोर्ड मेंबर्स, तो कम से कम 3+ वाले मेंबर्स को, मतलब कहीं ना कहीं 4 मेंबर्स को उठ के आना पड़ेगा। क्या करवाने के लिए? रिक्वेस्ट करने के लिए। तभी उनकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी, वरना उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। यस और नो? यस। और मेंबर्स में अगर मेंबर आना चाहते हैं उसके, तो मेंबर में बोला हुआ है नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। इतनों को उठ के आना पड़ेगा, तभी जाके क्या करनी पड़ेगी? इंक्वायरी मानी जाएगी, वरना हम आपकी इंक्वायरी नहीं मानी जाएगी। क्या बात क्लियर है? तो सर अगर किसी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंक्वायरी करवानी होती है तो कब कब करवा सकता है? कोई फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी उठ के आ जाए, करो इसकी इंक्वायरी, तो करनी पड़ेगी। कोई क्रेडिटर उठ के आ जाए, करो इंक्वायरी, तो करनी पड़ेगी। बोर्ड अगर उठ के आएगा तो 1/3, और मेंबर अगर उठ के आएंगे तो 1/5। इसको याद कैसे रखना है? बोर्ड के मेंबर्स और मेंबर और टोटल बोर्ड, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं और एक्चुअल मेंबर्स होते हैं सोसाइटी में, कौन ज्यादा होंगे? मेंबर ज्यादा होंगे हमेशा, शेयर होल्डर हमेशा ज्यादा होते हैं, बोर्ड मेंबर कम होते हैं। तो जो बोर्ड मेंबर कम है उसका नंबर भी कम। आपको 1/3 1/5 कभी याद रहता है? गलती से ये नहीं याद आता 1/3 किसका था 1/5 किसका था, कंफ्यूजन हो जाती है। तो कैसे याद रखना है? बोर्ड के लोग कम होते हैं, इससे नंबर भी कम है, तो 1/3 कौन ले रहा है? बोर्ड वाला। मेंबर ज्यादा होते हैं तो नंबर भी बड़ा किसके नीचे है? मेंबर्स के नीचे, तो 1/5। याद रहेगा? यस, ठीक है जी। सर अब क्या यही वाले 4 लोग उठ के इंस्पेक्शन करवाने भी आ सकते हैं? द आंसर इज यस। यही 4 लोगों को राइट दिया है। इंक्वायरी करवानी, इंक्वायरी करो लो, छोटा मुद्दा इंक्वायरी होगी, बड़ा मुद्दा है इंस्पेक्शन। क्लियर है? इन 4 लोगों को सेम राइट है दोनों केस में। चलो जी, 78 भी हो गया, 79 भी, इसमें पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आपको जब 79 आप पढ़ रहे होगे ना, आपका वाले में क्रेडिटर फेडरल के साथ लिखा है, वो गलती से मत करना, मार्क कर लो। यहाँ फेडरल के और में लिख दिया इन्होंने क्रेडिटर, ठीक है, देख लेना, ठीक है, आगे वाले पेज पे होगा।
और वैसे वाले में वहां उन्होंने अलग से पॉइंट बनाया, इधर फेडरल के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है, तो वो गलती हो जाती है, ऐसा लगता है क्रेडिटर दिया नहीं है वहां पे क्रेडिट, ठीक है। चलो हाउ सर इसका कैसे होगा, इसकी इंक्वायरी करवानी तो कैसे होगी, कहता है भाई कोई ना कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास होगा राइटिंग के अंदर। अब आपने रजिस्टर को बता दिया है, रजिस्टर क्या करेगा, बोलेगा ठीक है सर आप लोग सभी लोग आए हो, उनके क्रेडिटर तू आया है भाई, तेरे को तो मेरे को पूरी की पूरी रिस्पेक्ट है तेरे लिए, तू आया है तो ला मैं अभी एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर क्या कर देता हूँ, राइटिंग का पास कर देता हूँ। वो इंक्वायरी को लेके भी हो सकता है और वो इंस्पेक्शन को लेके भी हो सकता है। और क्या क्या इंक्वायरी और इंस्पेक्शन किस किस एरिया में की जाएगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो बने हुए हैं, अगर उन्हें कोई लॉज रेगुलेशन में प्रॉब्लम लग रही है इसकी इंक्वायरी होगी, जो भी वो काम करते हैं वर्किंग करते हैं उसकी इंक्वायरी होगी, अगर कोई फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड आपको इशू, क्रेडिटर यूजुअली इसके लिए आता है, अगर फाइनेंशियल कंडीशन से कोई रिलेटेड आपको इशू आ रहा है तो आपको इसके लिए भी इंक्वायरी का इंस्पेक्शन आप करवा सकते हो। मतलब ये 3 एरियाज दिए हुए हैं जिसके ऊपर लोग यूजुअली इनमें से कोई भी, देखो मैं बताता हूँ, ये फेडरल वाला बंदा आएगा ना, इसको होगा कुछ ना कुछ रूल्स में प्रॉब्लम है भाई, ये फेडरल वाला बंदा रूल्स ही चेक करने के लिए बना हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इशू आया होगा, ये इंक्वायरी लेके बैठ गया होगा, फिर ये क्रेडिटर भाई को प्रॉब्लम आ रही होगी, पैसे पूछेगा, तो ये भाई ने क्या करा होगा, ये भाई फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करवाने के लिए इंक्वायरी लेके आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों लोगों को प्रॉब्लम होती है वर्किंग से, कि वर्किंग सही चल रही है नहीं चल रही, तो ये लोग यूजुअली वर्किंग के नाम पे कोई इंक्वायरी लेके आ जाते हैं। तो हर किसी के पास कोई भी रीजन हो सकता है इंक्वायरी करवाने का या इंस्पेक्शन करवाने। क्लियर है बात, क्या ये 78 में भी सेम और 79 में भी सेम है? द आंसर इज यस, दोनों में सेम पॉइंट है। हाउ भी कवर हो गया। अब ये भी बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, अगर कभी इंक्वायरी का नोटिस पास हो गया, ऐसा नहीं आप अगले दिन ही जाके पहुंच जाओगे, हाँ भाई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लाओ चेक करवाओ, वो कहेगी भाई देख सुन ऐसा एकदम से आया ना तू ऐसे हवा की तरह मत आ, 15 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, वो भी सामने से बताएगी, उसके बाद में आगे बातें बढ़ेंगी, वरना बातें वहीं पे भी सॉल्व हो सकती है। तो 15 डेज नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर द इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। लेट देम प्रिपेयर, लेट देम कम विद द एक्चुअल बुक्स, जो भी आपको चाहिए इंक्वायरी के लिए उन्हें पहले लाने का मौका अच्छा। क्लियर है बात, तो ये तीनों पॉइंट आप अगर अपनी बुक में देखोगे तो आपको कहां कहां मिलेंगे, 78 एंड 79 में कॉमन मिलने वाले हैं, तीनों के सेम पॉइंट है। सर फर्क कहां है? फर्क आता है पावर के अंदर। जब हम पावर पढ़ेंगे कि हमारे इंक्वायरी में क्या पावर्स है हमारे पास और पावर्स इंस्पेक्शन में क्या है, यहां एक छोटा सा फर्क है बस। क्या सर? पहला पॉइंट, क्या हमारे पास पावर में सारा का सारा कुछ चेक करने की पावर होती है? द आंसर इज यस। बुक्स चेक कर, डॉक्यूमेंट चेक कर, अकाउंट चेक कर, सिक्योरिटी चेक कर, प्रॉपर्टी चेक कर, कैश चेक कर, जो भी बिलोंग करता है किससे, एक सोसाइटी से कुछ भी बिलोंगिंग है तो तू उसको क्या कर सकता है, तेरे पास पावर है, तेरे पास फ्री एक्सेस, मेरे को सारे राइट दी मुझे, जो भी सोसाइटी का, देखो इंक्वायरी की बात हो रही है, जब इंक्वायरी बैठेगी बड़ी लंबी चलेगी, जितना मन करेगा चेक करने का, जो जो आपके पास है ना सबकी इंक्वायरी करूंगा, फिर मैं क्या कर सकता हूं, कर सकता हूं, बढ़िया जी। दूसरा पॉइंट, जनरल मीटिंग पावर, ये बोलते हैं भाई एक बात ध्यान रखियो, he may notwithstanding any bylaw direct the officer to call a general meeting of notice not less than 7 days। तो आपको जब भी आपने इंक्वायरी करनी होगी, सारे लोगों को ऑफिसर को बुलाना होगा, तो आपको एक जनरल मीटिंग के बारे में क्या करानी पड़ेगी, मीटिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी, एक इंक्वायरी की मीटिंग बैठेगी। इंक्वायरी की मीटिंग तब बैठेगी जब आपको सबको कम से कम कितने टाइम पीरियड का देना पड़ेगा, नॉट लेस देन 7 डेज, 7 दिन से कम का टाइम मत देना भाई। कोई ऑफिसर हो सकता है कहीं बाहर गया हो, किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही हो, तो इसलिए प्लीज, इसे शॉर्ट नोटिस भी बोला जाता है लॉ के अंदर, तो शॉर्ट नोटिस का टाइम होता है 7 डेज। तो क्या बात करिए, अगर तुम्हें कभी भी इंक्वायरी करवानी है उसके लिए मीटिंग रखना, और मीटिंग के लिए कम से कम कितना टाइम देना सबको, 7 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा, कि 7 दिन के बाद मीटिंग रखनी है आपने, 8वें दिन पे आप मीटिंग रख सकते हो, ये नहीं है आप आज पहुंचे और बोला आज ही बुला लो जी सबको मीटिंग के लिए, ऐसा नहीं पॉसिबल। अगर आप आज आए हो, गिव अ पीरियड ऑफ 7 डेज नोटिस, 8वें दिन पे आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक है सर जी। इफ ऑफिसर फेल और रिफ्यूज सेंट्रल रजिस्टर में हिमसेल्फ कॉज सच मीटिंग, अगर इनको बोला सर मीटिंग रखवा दो प्लीज हमारी, अगर ये लोग मीटिंग नहीं रखवाते तो इस केस में सेंट्रल रजिस्टर खुद भी क्या करवा सकता है, मीटिंग रखवा सकता है। वैसे तो आप मेंबर या बोर्ड को बोलते हो कि सर मीटिंग करवा दो प्लीज, अगर वो नहीं करवाते इन एनी केस तो कौन मीटिंग को बुला सकता है, सेंट्रल रजिस्टर के पास पूरा राइट है, वो खुद से चाहेगा तो मीटिंग रख देगा, सबको आना पड़ेगा उसके अंदर। क्या बात क्लियर है? आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, 7 डेज का नोटिस पीरियड इसके अंदर चाहिए होता है मीटिंग करवाने से पहले। एम आई क्लियर? बढ़िया जी। अब इंपॉर्टेंट बात दो है, एक ये वाला पॉइंट आपको कहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। अगर आप इसका ये वाला देखेंगे, पूरा का पूरा 79 सेक्शन, इसमें मीटिंग की बात नहीं होती, तो मीटिंग वाला पॉइंट यहां से गायब है, एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा क्या गायब है वहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंक्वायरी को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, वो है समन पावर। आपके पास समन करने की पावर है किसी को, कि तू समन कर सकता है किसी भी पर्सन को जिसके पास भी नॉलेज है कंपनी के अफेयर्स की, और तू एग्जामिन कर सकता है सच पर्सन को, ओथ पे लेके आ सकता है कि तू झूठ नहीं बोल सकता, ओथ पे कसम खा कि तू जो बताएगा सच के अलावा कुछ नहीं बताएगा। ये पावर भी किसमें दी है, इंक्वायरी में दी है। कहां नहीं मिलेगी, यहां लिखा हुआ है नो पावर टू समन पर्सन।
इंस्पेक्शन के दौरान ऐसी कोई पावर नहीं है समन की। सिर्फ कब है हमारे पास पावर, ये वाली इंक्वायरी के दौरान है। सेक्शन 78 में दे रखी है, 79 में नहीं दे रखी। और इसके सेक्शन भी याद करें, 3 सेक्शन अभी बाद में समझ रखी, कभी पहले सुन। समन का मतलब क्या है? किसी भी पर्सन को समन करना अलाउड है? हाँ अलाउड है। कौन होना चाहिए? जिसके पास कंपनी के अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और आप चाहो तो उसको ओथ पे लेके आ सकते हो। क्या क्लियर है? यस, ये दोनों चीजें आपको बस वहां नहीं मिलती, बाकी वहां पे पॉइंट बाकी सब तो सेम। सर फॉलोअप क्या कहता है? वो कहता है भाई सेंट्रल रजिस्टर, सुन मेरी बात, सारा कुछ मैंने इंक्वायरी कर ली विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द रिसिप्ट। अब मैंने इंक्वायरी के बाद जो तेरे को रिपोर्ट बना के दी है ना, उस पे तू प्लीज 3 महीने के अंदर अंदर क्या ले लियो, कोई एक्शन ले लियो, फॉलोअप वगैरह ले लियो। जो भी इंक्वायरी से रिलेटेड जिसकी भी आई थी, मान लेते क्रेडिटर की इंक्वायरी आई थी, तो क्रेडिटर से 3 महीने बाद पूछ लियो, हाँ भाई अब ठीक है, सब कुछ सही हो गया, तेरा सॉल्व हो गया मैटर या नहीं हुआ। तो 3 महीने का टाइम दिया है सेंट्रल रजिस्टर को फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट, कम्युनिकेट द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी टू, पूरी की पूरी सोसाइटी को बता दो क्या हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व है या कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है जिसने भी रिक्वेस्ट करी थी, 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है? फॉलोअप करना होता है द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी। क्लियर है? एक बंदे ने रिक्वेस्ट करी थी तो सेंट्रल रजिस्टर के पास कितना टाइम दिया उसको? 3 महीने का टाइम दिया है कि भाई 3 महीने में तुझे इस इंक्वायरी के बारे में इन लोगों से सारी की सारी बातें ये जो करनी है वो सारी बातें करके रखनी है। क्या बात क्लियर है? यस और नो? 3 मंथ्स में सेंट्रल रजिस्टर के पास रिक्वेस्ट आने के बाद 3 महीने है सर, 3 महीने, 3 महीने में इसका रिस्पॉन्स रेडी करके रखना, बस याद रखना बात। सर यही बात अगर हम यहाँ देखेंगे क्या क्या बदला? कुछ नहीं बदला, 3 पॉइंट सेम थे। यहाँ देखोगे तो पावर वही है सेम सारी, बुक्स देख ले, ये देख ले, वो देख ले। इंस्पेक्शन करने के लिए क्या सब अलाउड है? सब अलाउड है। जो तेरे को कस्टडी में लेना है कस्टडी में ले सकता है, जो तेरे को कैश बैलेंस चेक करना है कर सकता है। जो यहाँ पे कॉल अ मीटिंग, यहाँ भी है कॉल अ मीटिंग ऑफ द सोसाइटी बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर। यहाँ पे आप मीटिंग बुला सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट नहीं है? 7 डेज वाला पॉइंट नहीं है, कुछ भी कोई रेफरेंस नहीं दी। मीटिंग यहाँ भी होगी, इंस्पेक्शन होगी तो मीटिंग होगी, पर मीटिंग के लिए ये नहीं बता देगा कि 7 डेज का नोटिस चाहिए। आप आज पहुंचो इंस्पेक्शन करने, आप आज शाम को भी चाहोगे तो मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। वहां पे 7 डेज का नोटिस जरूरी था, यहाँ पे कोई नोटिस जरूरी नहीं। क्लियर बात? यस, पूरी की पूरी पावर इसके पास वही है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन पावर, जो इंफॉर्मेशन तेरे को लेनी है किसी भी बंदे से तो चाहे तो ले सकता है, कोई नहीं रोकेगा तेरे को। वही यहाँ पे भी पॉइंट है। देखो दोनों के अंदर 3 महीने तो कॉमन है, ये नहीं मैं बोलूंगा अलग है, लेकिन दोनों के मतलब अलग है। यहाँ पे जो 3 महीने की बात हुई थी वो बोला था जब सेंट्रल रजिस्टर को उन लोगों से रिक्वेस्ट आती है तो वो 3 महीने के अंदर उस पर रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ क्या बोला है? अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड टू एमसीएस विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ सच इंस्पेक्शन। यहाँ पे इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर उस रिपोर्ट को क्या किया जाएगा? इंस्पेक्ट किया जाएगा। वो 3 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट बनानी होती है आपको। रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर अंडर दिस सेक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द मल्टी स्टेट कॉपी। दो आपकी इंस्पेक्शन का रिजल्ट आएगा, वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर किसको कम्युनिकेट करना है? सोसाइटी को कम्युनिकेट करना है कि सर ये आपकी इंस्पेक्शन करवाई थी, ये लो इसका रिपोर्ट कार्ड ले लो, ये निकल के आया आपकी इंस्पेक्शन के अंदर। क्लियर है? ये ऐसी बात यहाँ पे जब हुई थी तो इंक्वायरी का रिजल्ट आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को 3 महीने के अंदर यहाँ पे बता दो। क्लियर है बात? यस और नो? डन। अगर आप देखोगे इसको छोटा कैसे करना है सर, बस ये करना है, सिंपल सिंपल है। नेचर ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ इंक्वायरी होती है यहाँ इंस्पेक्शन होती है। रिकॉर्ड एक्सेस यहाँ भी है, एक्सेस का रिकॉर्ड्स यहाँ भी है। तीसरा, समन टू द पर्सन यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके बाद में पावर टू कॉल जनरल मीटिंग अलाउड है, नोटिस मोर देन 7 डेज, यहाँ पे कोई 7 डेज वाला प्रिंसिपल नहीं लगता। 15 डेज नोटिस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यहाँ पे भी 3 महीने में, बट यहाँ पे जो पॉइंट है बस ये यहाँ से पढ़ना। यहाँ 3 महीने के अंदर आपको सोसाइटी को बताना पड़ता है, एफआई को या फिर जिसने भी रिक्वेस्ट करी होती है। यहाँ पे 3 महीने के अंदर इंस्पेक्शन की बात हमेशा अंदर ही रहती है, इंस्पेक्शन की बात बाहर नहीं जाती। तो इसलिए इंस्पेक्शन सिर्फ सोसाइटी को शेयर की जाएगी रिपोर्ट, लेकिन इंक्वायरी की रिपोर्ट आप जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी है, कोई भी रिक्वेस्टिंग पर्सन था, सबको क्या कर सकते हो? बांट सकते हो। इंक्वायरी हमेशा छोटी चीज होती है, इंस्पेक्शन बड़ी चीज होती है। तो इंस्पेक्शन कंपनी के अंदर रहती है, इंक्वायरी तो बातों में हो रही है, बातें वाली बातें बाहर तक भी फैल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उसका सबूत नहीं है। इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बनेगी, इंक्वायरी के साथ रिपोर्ट भी नहीं है। क्लियर है बात? तो ये वाला पॉइंट आपने यहां से ध्यान रखना है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, डन फॉर द डे। इसका क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा दूंगा अगली क्लास के अंदर, एक दो चार पांच क्वेश्चन दिखा दूंगा, सारे यही क्वेश्चन जो हमने पढ़ा सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, कुछ नया नहीं है, सब क्वेश्चन करे कराए मिलेंगे। ठीक है, और इसका हम जो नेक्स्ट वाला होगा दैट विल बी अदर ऑडिट्स का चैप्टर। अब हम अदर ऑडिट शुरू करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचता है वो बिल्कुल एक एक है। एक एनजीओ पढ़ेंगे, एक क्लब पढ़ेंगे, एक हॉस्पिटल पढ़ेंगे, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह पढ़ेंगे, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। कोशिश करेंगे अगली क्लास में खत्म हो जाए, नहीं हुआ तो वैसे हो जाना चाहिए, 2 घंटे का ही टॉपिक बचा है मेरी तरफ से। 7 8 8 9 बच्चे होंगे फैमिली, तो हो जाएगी 2 घंटे के। ठीक है जी, चलो।
मनिक, आकांक्षा, क्लियर? समझ आ गया आई होप। पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 6 नंबर 8 नंबर तक पेपर तक बिक सकता है। मानिक, आपको भी क्लियर है? यस, ठीक है जी। चलिए, डन फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास का टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। जो ग्रुप में ऐड नहीं है मैं उनको भी पर्सनल भेज दूंगा, जो ग्रुप में ऐड है उनको तो ग्रुप में मिलता ही रहता है। ठीक है, वरना मैं ग्रुप में ऐड कर भी दूंगा फॉर द फ्यूचर पर्पस। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। मानिक, हम लोग कनेक्ट कर लेंगे कॉल पे, ठीक है, बाद में। अभी के लिए बाय बाय।